नमस्कार साथियों, आप सभी का बूस्टर एकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है कि जो GS2 जनरल स्टडीज पेपर 2 है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे एथिक्स रहता है, उसके बाद ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि जब हम RS के पेपर में देखते हैं तो दो ही पेपर है जो ज़्यादा स्कोरिंग देखते हैं, आप जो भी मार्कशीट्स वगैरह देखते हो, एक तो सेकंड पेपर, एक फोर्थ पेपर। तो फोर्थ पेपर में तो टोटली जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ग्रामर अच्छी कर ली इंग्लिश की और हिंदी की, और जो कॉम्प्रहेंशन है उस पर थोड़ा अच्छा काम कर लिया, तो उसमें इजीली आप 100 के आसपास मार्क्स ला सकते हो। कि 90 से 100 जो मार्क्स है, काफ़ी सारे जो टॉपर्स जो सिलेक्ट होते हैं उनके इस रेंज में नंबर रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि जो 2023 की वैकेंसी थी, इससे पहले 2021 की वैकेंसी थी या 2018 की वैकेंसी थी, तो उनमें जो टॉप किया है उनने लगभग लगभग 100 के आसपास स्कोर किया है सेकंड पेपर में। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इस जो बात करेंगे उसमें कुछ चीज़ें जो क्रमवार रहेगी वह रहेगी। एक तो हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और इस टॉपिक को कैसे हमें कवर करना चाहिए। उसके बाद इस सिलेबस के जो नोट्स है या कंटेंट है उसको कहाँ से हमें चूज करना चाहिए और कैसे इसको इनरिच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर कैसे ऐड करने चाहिए हमें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब का शॉर्ट नोट्स हैं उन पर कैसे काम करना चाहिए, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी हमारी एक आउटलाइन रहेगी पूरी क्लास की। इसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स पे देखेंगे। हम एथिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, हम साइंस के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, और हम ज्योग्राफी है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को ही देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो हम ज्योग्राफी से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और हर कोई स्टूडेंट है उसको इजीली समझ भी पाता है और स्कोर भी अच्छा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप किसी भी मीडियम के हो चाहें, तो सिलेबस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए उसका। तो ये सिलेबस है अपने सेकंड पेपर में ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, तीनों के सेगमेंट है। तो आप देखोगे जब भी पेपर की स्कीम आती है तो उसमें आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 के भी आते हैं और 10 के भी आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से टैकल करना है। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने फैक्ट पढ़ लिए तो वो 2 नंबर में भी काम में आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि बात जब हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक है हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसमें से क्वेश्चन जो बनना है वो 2 मार्क्स का भी बन सकता है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, और 10 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। और बने भी है, ठीक है। जैसे कि 2021 में पूछा था कि जो मिसोजोइक एरा है उसकी जो टाइम फ्रेम थी, टाइम लिमिट थी, उसके बारे में बताइए। 2023 में पूछा कार्बोनिफेरस के बारे में, वो 5 मार्क्स का पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से, और 10 मार्क्स में पूरी की पूरी जीटीएस भी पूछ सकते हैं आपसे, या उससे पहले 18 में पूछा हुआ है पेलियोजोइक के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में है ना, आपके पास जो स्ट्रेटेजी रहेगी सारे क्वेश्चन को अटेंड करने की वो एक ही होती है। वो होता है आपके फैक्ट्स, आपका मैप, और आपकी फॉर्मेटिंग, कि आपके आंसर की फॉर्मेटिंग किस तरीके से है। आप 10 मार्क्स वाले में से ही आप निकाल सकते हो 5 नंबर का, ठीक है, 5 मार्क्स का निकाल सकते हो। इसी में से आप 2 मार्क्स का निकाल सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल हमने जीटीएस वाले जो मतलब क्वेश्चन आते हैं उसमें से देखा कि आपने पूरी जीटीएस रट ली, तो उसके बाद में उसमें से चाहे 10 मार्क्स का आए, 5 का आए, या 2 का आए, ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो। कोई भी जो टॉपिक है उसमें से हम एक एक मतलब कि जो उसके सिलेबस के पॉइंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना दे रखी है तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना। जो अपनी बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी है, आरबीएसई है, किसी भी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्ट जाओ
उसको आप डायरेक्ट खोलो और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको एक बार तो आपको पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लिस्ट आउट कीजिए, चाहे आप अपने जो पेज है उसके ऊपर लिख लीजिए या फिर डायरेक्टली आप कीजिए कि अपने माइंड में देख लिया कि ये चीजें, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन लगता है आपको कि उनको एक लिस्ट बना लीजिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑफ अर्थ, तो इसका पता कैसे चला कि सोर्सेज, तो एक क्वेश्चन तो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाले जो स्रोत है उनके ऊपर उल्लेख कीजिए, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सोर्सेज का आपने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए। उसके बाद इन सोर्सेज से कैसे कैसे इसके अलग अलग जो लेयर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप 3 लेयर है अपने, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो इन तीनों के आप जब नोट्स बनाओगे अपने, तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि ये अगर केवल क्रस्ट के बारे में 2 नंबर में पूछ रहा है तब भी मैं वहां से लिख सकता हूं, ठीक है, और 5 नंबर में पूछ रहा है तब भी मैं वहां से लिख सकता हूं। 10 नंबर में ओनली क्रस्ट के बारे में मतलब कि बहुत ही रेयरली पूछेगा कि 10 नंबर में केवल केवल क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है। इसी तरीके से 2-5 में इसमें बनाना है, 2-5 में इससे बनाना है। एक ओवरऑल क्वेश्चन आ गया कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो आपके पास सोर्सेज वाला है, उसके बाद लेयर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उनके बारे में भी आपको पता होता है जब आप नोट्स बनाते हो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है, कोर और मेंटल के बीच में कौन सी है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है, और यहां पर मेंटल के 2 पार्ट हो जाते हैं, कोर के 2 पार्ट हो जाते हैं, उनके बीच में कौन सी है। तो वो पूरी आपका पास पूरा एक मटेरियल है एक पेज में, ठीक है। अब तो ये चाहे 10 मार्क्स में पूछे, 2 में पूछे, 5 में पूछे, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके कंटेंट को किस तरीके से अरेंज करना है किसी भी टॉपिक पर। जैसे हमने बात करी थी कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पर, और जीटीएस की हमने बात करी ली। उसके बाद ये जो टॉपिक है जिसमें 4 है, ठीक है, एक तो पर्वत, एक है आपका पठार, और एक आपका मैदान, एक है मरुस्थल। तो इन टॉपिक पे आप एक सिंपल से सिंपल सोचिए और एक टफ से टफ सोचिए कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है जो कि हमारे प्रीलिम्स में आता है कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, उसके 4 माउंटेन के नाम लिखिए, उसके 4 प्लेटू के नाम लिखिए, उसके 4 प्लेन्स के नाम लिखिए, उसके 4 डेजर्ट के नाम लिखिए। ये तो मतलब एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसी में बाद में डिवाइड हो जाएगा कि नॉर्थ में यूएसए का लिखिए या कनाडा का लिखिए, वो थोड़ा और टप जाएगा। इसके बाद में एक लेयर ये आती है कि माउंटेन का नाम दे देगा, इंडिविजुअल दे देगा कि 2021 में जैसे आया था उस हिसाब से। तो इंडिविजुअल आपको दे दिया किसी एक माउंटेन का नाम, प्लेटू का नाम, तो उसके बारे में आपके पास कम से कम 5 या 6 लाइन होनी चाहिए, 5 या 6 विशेषताएं होनी चाहिए। मैं वो बताता हूं कि आपको कैसे इसको अरेंज करना है। कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कोई भी फिजिकल फीचर दिया, कोई भी भौतिक जो फीचर दिया आपको वहां से क्वेश्चन आता है, तो उसको अरेंज कैसे करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन के बारे में बात कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपकी, उसकी लोकेशन, और आपको उसका मैप बनाना है, ठीक है। लोकेशन मैप के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। उसके बाद उसके भौगोलिक फीचर्स के बारे में बात करनी है। आप ज्योग्राफी के पेपर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका भौगोलिक फीचर कौन कौन से हैं, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। तो वहां पर क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, वहां की क्लाइमेट आ गई। क्लाइमेट में जिस टाइप की क्लाइमेट है, चाहे ड्राई है, एरिड है, सेमी एरिड है, ह्यूमिड है, वो क्लाइमेट के बारे में लिखना है। अगर माउंटेन है उसकी, तो उसकी हिल्स कौन सी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद वहां पर कोई रिवर है उसके बारे में लिखना है, कोई लेक है उसके बारे में लिखना है, वहां की वेजिटेशन है उसके बारे में लिखना है, और वेजिटेशन वहां पर कोई पास है या कोई स्पेसिफिक फीचर है वहां पर, तो उसके बारे में लिखना है। और एक आप उसके बारे में ऐसे लिख सकते हो कि उसका ज्योग्राफिकल, लास्ट में आप लिखो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसका जो भौगोलिक उसका महत्व है वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से आपके पास 7-8 पॉइंट हो गए कोई भी टॉपिक है उसके बारे में लिखने के लिए। अब चाहे आपसे माउंटेन पूछे,
आपसे प्लेट्यू पूछे, आपसे प्लेन पूछे, या आपसे डेजर्ट के बारे में पूछे, तो इन्हीं में से जो चीजें सेट हो सकती है उनको सेट कीजिए। तो आपने एक बेसिक पैरामीटर बना लिए कि मुझे ये पूछे तो मुझे ये 5 पॉइंट तो लिखने हैं। तो आपके जब आप आंसर लिखने जाओगे तो ये आपके दिमाग में भी रहेगा कि ये इन 5 पॉइंट के अंदर अंदर मुझे आंसर सेट करना है, इसके अलावा कोई एडिशनल याद आ रहा है तो हम वो लिख लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है जब हम एग्जाम में जाते हैं और रेंडमली हमने पढ़ रखा है तो वहां पर हम लिख नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। उसका एक कारण होता है कि हमने चीज़ों को अरेंज नहीं कर रखा, तो वहां पर कोई चीज़ याद आएगी, इनमें से कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो वो मिस हो जाती है वहां पर। तो इस तरीके से आपने अगर पॉइंट बना रखे हैं तो पॉइंट बना के उसके सामने लिखोगे तो एक तरीके से शॉर्ट नोट भी होगे और आप वहां पर इजीली लिख भी पाओगे और कम टाइम में लिख पाओगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, रोकीज के बारे में आ गया, तो रोकीज के बारे में अगर इनके जो जो पॉइंट है उनमें आपने नोट्स बना रखे हैं या आपने जो कंटेंट उसी तरीके से बना रखा है, तो वहाँ पर आपको कुछ 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि कोई छूट तो नहीं गया है, किसी तरीके से रह तो नहीं गया है, तो आप इनके जो नोट्स बना रहे हो वो इसी तरीके से बनाओ कि फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन ले रहे हो तो माउंटेन एक तो आपके पास कॉन्टिनेंट वाइज लिस्ट होनी चाहिए, वो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहते हैं। दूसरा ये होता है कि इंडिविजुअल जो एक फीचर है उसके ऊपर पूछते हैं, तो इस हिसाब से आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास उसका एक प्रॉपर मैप होना चाहिए छोटा सा कि आप जो उसमें बना सको। और इस तरीके से आपके पास चीज़ें रहेगी तो आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद में सिलेबस पे आते हैं वापस हम, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। फिर भूकंप और ज्वालामुखी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, या इंडिविजुअल चीज़ जैसे एपिसेंटर पूछ लिया, हाइपोसेंटर पूछ लिया, या जो वल्केनो है उसके अंदर कोई फीचर पूछ लिया, या जो उसके टाइप होते हैं उनमें से एक टाइप पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाइए इनके भी कि भूकंप क्या होता है और सिस्मोलॉजी जो है वो कैसे अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ये एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दे रखा है कि जो जैसे जैसे जो सिस्मिक वेव्स अंदर जाती है तो उनका जो डिफ्लेक्शन होता है उसके उनके एंगल में, और जहाँ कहीं कहीं पर पी वेव और एस वेव का जो शेडो जोन आता है वो क्यों आता है, तो उससे हमें अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का पता कैसे चलता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली 2 नंबर में भी आ सकता है, और आपको 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहाँ पर आपको शेडो जोन भी बनाने हैं, बाकी चीज़ें लिखनी भी है, क्योंकि उसमें ये बताना है कि जैसे जैसे ये पृथ्वी इंटरनल स्ट्रक्चर में जाती है तो डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होती है तो उनकी वेव्स है उनके पाथ में डिफ्लेक्शन होता है, तो डेंसिटी चेंज हो रही है एक तो ये पता चल रहा है हमें, वो डिफ्लेक्शन होता है। और जो पी वेव्स है वो कौन कौन से मीडियम में चलती है, एस वेव कौन कौन से मीडियम में चलती है, जो जिस मीडियम में नहीं चल पाती तो वहाँ पर उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसे एस वेव का शेडो जोन ज़्यादा है, पी वेव्स का कम है, तो इसी तरीके से उसको लिंक करके बताया जा सकता है। लेकिन उसके पास आपके पास नोट्स रहेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में उसने लिख रखा है अरेंज करके, तभी आप वहाँ पर एग्जैक्ट लिख पाओगे। अदरवाइज तो क्या गोल गोल घुमाओगे वहाँ पर कि ये ऐसे होता है, ऐसे तरंगे चलती है, इधर गई और यहाँ से ऐसे 143 से 103 के बीच में होता है, तो वो क्लियरली नहीं लिख पाओगे। क्लियरली नहीं लिख पाओगे तो वहाँ पर मार्क्स पूरे नहीं फेच कर पाओगे, ठीक है। तो उनको आप अपने नोट्स में इसी तरीके से अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर हो गया। फिर ये टॉपिक है जहाँ से अभी आरपीएससी बार बार पूछ रही है कि भू राजनीतिक समस्याएं कौन कौन सी है और पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी। इसको समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है। तो जियोपॉलिटिक्स, जैसे कि आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो उसमें कोई रीजन है, ऐसे मान लो कि एज सच रीजन ए है ये, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप पर कहीं ना कहीं स्थित है, तो इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है। लेकिन इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पर अमेरिका है, यूएसए, वो भी फोकस कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण पूरे वर्ल्ड का फोकस इस तरफ है। तो ये जियोपॉलिटिक्स हो गया। और जियोपॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, अभी उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि सदाबहार रहते हैं जो साउथ चाइना सी, तो वहां से क्वेश्चन आता ही है। मिडल ईस्ट सॉरी, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अजरबैजान वाला जो मुद्दा है वहां पर अभी क्वेश्चन आ सकता है। रशिया यूक्रेन है तो वो क्यों हो रहा है, वहां पर जो
चीजें हैं, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लिखना है, उसमें जियो पॉलिटिक्स दोनों पूछा है, तो ज्योग्राफिकल इश्यू पॉलिटिकल इश्यू दोनों को लिस्ट आउट करना है और कंबाइन करके वहां पर हमें आंसर देना है। तो इस हिसाब से आपके पास कम से कम 10 12 15 ऐसे मुद्दे हो जाएंगे जो जियोपॉलिटिकली रूप से इशू है और न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको कैसे मतलब तैयार करना है कंटेंट, उस पर बात करते हैं। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको पता करना है कि ज्योग्राफी से पढ़ रहे हो, इनकी लोकेशन कहाँ है। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका लोकेशन का, तो लोकेशन के साथ अपने आप मैप आ जाता है, और जब भी आप इनको पढ़ो तो मैप के साथ में ही पढ़ना है। तो फर्स्ट चीज तो होगी आपकी लोकेशन। उसके बाद इश्यू क्या है यहाँ पर, उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इश्यू को मतलब कि पॉइंट आउट नहीं करोगे तो उसके सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। तो मेन इश्यू क्या है वो आपके पास 3 या 4 पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये 4 5 पॉइंट ये हो गए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो वो आपके पास 5 पॉइंट होने चाहिए। और इसके बाद इंडिया का स्टैंड क्या है वहां पर। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था तो उसमें प्रॉब्लम्स पूछी गई थी, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पूछा गया था। तो वो प्रॉब्लम्स है उनको डिवाइड कर दो आप। अगर ब्रॉड रीजन की पूछ रहा है तो वहां पर आप डिवाइड कर दो कि साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम है, वहां पर इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको एक कैटेगराइज कर दो, उनको अलग अलग रीजन वाइज, दो देशों के बीच में है या ग्रुप मल्टीनेशंस के बीच में है उस हिसाब से, या फिर और कोई तरीके की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको कर लिया। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो NX1 कंट्रीज है वो, और NX3 कंट्रीज के बीच में भी इशू रहता है। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है तो क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और उनके ऊपर जो दूसरे देश है वहाँ पर कब्जा भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो जाता है। ट्रेड का जो इशू रहता है, जैसे साउथ चाइना सी से निकलकर अगर कोई शिप आ रही है, मलक्का स्ट्रीट एक चौक पॉइंट है साउथ ईस्ट एशिया से इंडियन ओशियन में घुसने का, तो वो भी एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है। और तो वो भी पता रहना चाहिए आपको। हॉर्मुज स्ट्रेट है जो अभी मुद्दा चल रहा था ईरान के कारण, कि वहां से वो स्टक कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको उनको कॉमन भी रखना है, स्पेसिफिक भी जाना है, और एक जनरल तरीके से आपको पॉइंट बनाने हैं कि इन इन पॉइंट में मैं ये लिखूंगा। सॉल्यूशन है तो वो आप कॉमन भी रख सकते हो कई चीज़ों में, क्योंकि देखो मेंस में लिखने जाते हैं ना, तो हमें मार्क्स फेच करने से मतलब होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो प्रॉपर एक डायलॉग हो दोनों देशों के बीच में, और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, या फिर कोई इश्यू आ रहा है तो उसके बीच में मीडिएशन कराने वाली जो बॉडीज़ है उनका भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप पॉइंट बना लो। तो उसमें 2 3 तो उसके प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो सॉल्यूशन है वो लिख दो, और बाकी जनरल चीज़ों को रखो। तो इस टॉपिक को इस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। और ये क्वेश्चन लगभग लगभग 5 या 10 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आएगा तो उसकी लोकेशन या मेन इश्यू क्या है वो पूछेंगे, ठीक है। तो एक एक पेज में आप बना लो या आधे आधे पेज में बना लो उनको, और उनको वहां पर आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो 5 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से। तो ये पॉइंट आपके पास होने चाहिए। अब अगला अपना है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनके बारे में। तो देखो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, तो वहां से 3 चीजें निकल कर आई थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। तो इनकी कॉप्स होती है, इनकी हर साल होती है, इनकी बाईएनुअल होती है। तो एक तो जो जिस टाइम हम एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम कॉप हुई है तो उसकी जगह होनी चाहिए, उसके मेजर आउटकम्स क्या है उनका पता हमें होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो वहां से डायरेक्टली वो आ सकता है, ठीक है। तो जो कॉप होती है, जैसे अभी कॉप 30 चल रही है UNFCCC की ब्राजील में, तो उसके जो आउटकम आएंगे उनको हमें 10 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि 2023 में आया था ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, जो कि इकोनॉमिक्स के उसमें पेपर में आया था। तो वहां पर वो काम में आया, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ना है वहां भी पढ़ना है, क्योंकि वहां भी करंट अफेयर में रहता है। तो UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये था। तो इसी तरीके से कॉप 30 में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, अलग है, तो उसको उस हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से भी तैयार करना है, और 10 नंबर के हिसाब से पूरे आउटकम 8-10 आउटकम आपके पास होने चाहिए। इसी तरीके से CBD CCD। तो मेजर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा ओजोन वाला है, ओजोन डिप्लीशन, तो ये क्वेश्चन 2023 में आ ही गया था। इस तरीके से आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज की भी लिस्ट करनी है तैयार। जो आप कोचिंग के नोट्स देखोगे, जैसे कि बूस्टर के नोट्स देखोगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज है। ये मान लो कि 10 आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। जैसे कि मान लो कि नोट्स में थे कि आपने नोट्स देखे, उसमें 10 इश्यूज थे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 इश्यूज तैयार हो गए आपके। अब 10 इश्यूज में क्या होगा आप जैसे ही इनको तैयार करोगे, आपके पास नाम आ गया इश्यू का ये, तो आपको पास वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि ये इश्यू क्यों है, इससे पहले कि क्या है वो यहां पर दिया है कि ओजोन डिप्लीशन है तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है और ये क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या होना चाहिए। इन 4 स्टेज में आपके पास इनका आंसर होना चाहिए, ठीक है, और ब्रॉड लेवल में होना चाहिए, बीच बीच में इसमें वोकेब भी होनी चाहिए इनकी उससे संबंधित। जैसे ओजोन का आ रहा है तो वहां पर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी यूज करना है, HFCs का भी यूज करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी उसमें यूज करना है, किगाली एग्रीमेंट का भी उसमें यूज करना है, और अभी क्या हो रहा है ओजोन होल के बारे में बात करना है। तो सारी चीजों को कंबाइंड करके वहां पर ये चीजें होनी चाहिए। तो क्या है, क्यों है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या होना चाहिए, और वोकेब के साथ में इसमें इंक्लूड करना है, करंट अफेयर की चीजें भी यहां पर ऐड करनी है। तो इसी तरीके से ये इश्यूज है तो 5-7 पेज में इनके नोट्स बना लो आप। तो ये आपके देखो मेंस में काम में आएंगे, इंटरव्यू में काम में आएंगे, और कहीं भी ये काम में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम दोगे तब। और ये कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हो जाएंगे। आपने 2-3 इश्यूज के बना लिए ना, उसके बाद आपको वहां पर अगर अटपटा भी कोई ऐसी चीज आई तो वहां पर भी उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी बात कर ली है लगभग कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, जीटीएस के बारे में बात कर ली, जो चारों इसला करती है इनके कैसे नोट्स होने चाहिए उस हिसाब से बात कर ली। भूकंप और ज्वालामुखी वाली बात है तो इसमें एक वितरण रह गया था, तो वितरण तो सिंपल है आप नोट्स उठाओ, वहां से एक तो मैप बनाना है आपको, ठीक है, मैप तो आपका तैयार होना ही चाहिए। मैप के साथ साथ में क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो 4-4 पेटियां हैं वो लिखो, उनके 5-5 पॉइंट याद रखो, कहाँ से कहाँ उनका एक्सटेंट है, और यहाँ पर अगर उनका स्पेसिफिक रीजन है तो वो याद रखो, और उसको 10 नंबर के हिसाब से बना लो। 5 में भी काम आएगा, 10 में भी काम आएगा। इंडिविजुअल पेटी पूछ ली तो 2 नंबर में लिख दो, उसमें उसी में से तो उठा के रखना है, अलग से थोड़ी तैयार करना है। तो देखो ज्योग्राफी में यही चीजें तो है कि आपने 10 नंबर का तैयार कर लिया ना उस टॉपिक में से, तो 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर ऐड किए तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ एक बार, शॉर्ट नोट कैसे बनाने होते हैं आपको। तो मेरे नोट्स थे उनमें से ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं। हाँ देखो, ये जैसे ये वाली स्लाइड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, उसके बारे में बात की हुई है। तो ये मैप हो गया, इस तरीके से आप जितना वहां पर मैप बना सको। मैप में देखो सबसे बड़ी गलती कई लोग क्या करते हैं, ये इंडेक्स नहीं देते। मैप बिना इंडेक्स के अधूरा है, उनको समझ में नहीं आएगा कि आपने ये वाली जो शेडिंग की है वो किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। तो आपको इंडेक्स बनाना जरूरी है, साइड में बनाना है, उसको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। ये नोट्स जब बनाते हैं ना उसी टाइम आदत डालनी चाहिए आपको। जैसे ये मेरा जो नोट्स है उसमें से 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया डायरेक्टली अर्थक्वेक का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो मैं ये पूरा का पूरा जो 3 पेटियां लिखूंगा, ये डायग्राम लिखूंगा, ये लाइन लिखूंगा, तो मेरा खत्म हो जाएगा। इसमें से मेरे पास अगर 2 नंबर का भी आता है सर्क्यूम बिग बेल्ट के बारे में, तो मैं ये लिख के आऊंगा। 5 का भी आता है तो मैं इसको और एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक है। इसकी 4 मेजर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से मिड अटलांटिक बेल्ट का आ गया और कॉन्टिनेंटल बेल्ट है उसका आ गया, तो अलग अलग भी आ गया, 10 नंबर का कंबाइंड भी आ गया। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। उसके बाद देखो रिवर्स का, ये तो राजस्थान ज्योग्राफी आ गया, और मैं दिखा देता हूँ कुछ। हाँ हम बात कर रहे थे ना मॉडर्न सोर्सेज और सिस्मोग्राफी की बात कर रहे थे, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये आपका जो अर्थक्वेक, शैडो जोन, तो ये डायग्राम हो गया। इसमें अलग अलग बताया गया कि पी वेव ये है, एस वेव ये है, इनके बारे में बताया। शैडो जोन क्या होता है, अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज ऑब्टेन्ड एज दीज वेव्स फॉलो द कर्व्ड पाथ, जो कर्व्ड पाथ में चलती है, विच प्रूव्स दैट कर्वेचर इज ड्यू टू द वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये पूरा पाथ और वेलोसिटी इसमें आ गया, इंटीरियर आ गया, कर्व्ड पाथ आ गया और डेंसिटी आ गया। और एज डेंसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, कर्वेचर ऑफ इनसाइड गर्थ एंड जो कर्वेचर आ जाता है उनकी जो इनसाइड कोर के अंदर, और डिसअपेयर हो जाती है सरफेस के ऊपर, ये चीज़ें तो इस हिसाब से लिखी हुई है। तो ये देखो पॉइंट फॉर्म में भी है, और आपको वहाँ पर एग्जैक्टली यही लिख के आना है। जब आप नोट्स खुद के बना लिए, बार बार रिवाइज किया, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर लिख भी सकते हो। अदरवाइज क्या हुआ, आप घुमा के लिखोगे इन चीज़ों को। तो इस तरीके से ये पूरा
सिस्मोलॉजी के बेस के ऊपर अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ का भी पूछे तो मैं भी ये पूरा लिख सकता हूँ, अलग से सिस्मोलॉजी का पूछे तब भी लिख सकता हूँ, और ये कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पता कर सकते हैं तब भी मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो ये यहीं से स्टार्ट था वर्ल्ड ज्योग्राफी के, मतलब कि ये दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, वो चीज़ है ये। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो अप्रोच तो देखो वही रहेगी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं। इसी में वही है, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान वाला। तो इनको भी उसी तरीके से तैयार करना है, कौन से राज्य में है, कौन से जो जियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का उसमें वो स्थित है, उसकी मेन भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या प्लेट्यू है तो वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है, या जो माउंटेन है तो उससे कौन सी नदी निकलती है, वहाँ पर किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पर किस टाइप की मिट्टी है। तो इनके आपको 7-8 पॉइंट बना लेने हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको लिखते जाना है। तो ये टॉपिक आप उस तरीके से कर सकते हो। फिर ये तो आ गया भूआकृतिक विभाजन, ये तो टॉपिक करना ही होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर फ्रेशर है कोई तो मेरा मतलब कि कहना है कि एक साथ उनको मत पढ़ना, एक साथ पढ़ने लगोगे तो बहुत बड़ा एक टॉपिक लगेगा और आपको उसको ज्योग्राफी है कि बोरिंग लगने लग जाएगी। जैसे माउंटेन पढ़ोगे तो माउंटेन 20-30 पेज के नोट्स है, उसके बाद में आप पूरा प्लेन एरिया पढ़ रहे हो, प्लेटू एरिया पढ़ रहे हो, तो वो एक बड़ा टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको यहाँ पैरेलल रखो, ठीक है, आपको एकदम पैरेलल चीजें इस टॉपिक को रख लिया, बाकी सब इंडियन ज्योग्राफी को एक साथ इसके साथ साथ पढ़ते रहो। एक टॉपिक पढ़ लिया, एक साथ दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा। और देखो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन और आता है डिफरेंस वाला, जैसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में अंतर बताइए। इस बार जैसे क्वेश्चन आया कि हिमालयन रिवर्स और जो पेनिनसुलर रिवर उनके अंदर अंतर बताइए आप। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो उसमें अभी से तैयार कर लो जो जो विजिबल चीजें हैं, कि एक तो उसके बेसिस क्या है, फिर 1 नंबर 2 नंबर जो टॉपिक दे रखे हैं, तो इन तरीके से याद करोगे ना तो आप वहां पर इजीली लिख भी पाओगे, थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो बेसिक्स दे दिया, जैसे कि 1 नंबर ये आधार है, इसके आधार पर इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, 2 नंबर में ये होता है, ये होता है। तो आपको बस इनको याद रखना है, ये चीज़ें तो आपकी कवर ही है कॉन्सेप्ट में, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। तो देखो आंसर राइटिंग की आपकी फॉर्मेटिंग भी हो गई, इसी तरीके से आप नोट्स बनाओ, इसी तरीके से आप लिख के आओ, याद भी आसानी से होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। उसके बाद नदियों से क्वेश्चन आ ही गया था इस बार, और भी आ सकता है, जैसे कि 2 नंबर में भी पहले आया हुआ है, 5 में भी आ सकता है और 10 में तो इस बार आया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु। तो जलवायु में मानसून है, तो मानसून की जो उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरीज है उनको आप तो एक तो लिखना है, उनमें से आपके पास पता होना चाहिए कि पढ़ने को तो देखो उसमें मैटर बहुत होगा, 2-2 पेज में भी नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां से तो आपको समझना है, क्योंकि आपको जो कम पेजों में लिखने के लिए आपको समझना जरूरी होता है, तो समझ लिया आपने। अब उसको उतना लिखो नोट्स में कि आप उसमें से कितना एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। आपको 10 पॉइंट बनाने हैं, उसमें से आपको एग्जाम में 8 पॉइंट भी याद आ गए तो आपका लगभग ये मानो कि बहुत शानदार आंसर लिखा गया है। 5 भी आ गए तो बहुत अच्छा आंसर है उसमें, लेकिन आप उसमें से 10 पॉइंट निकाल के जब नोट्स में लिखोगे तभी लिख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, वो 2 पेज रहेंगे ना तो सोचोगे कि यार इसको पहले लिखूं, इसको पहले लिखूं, तो वहां पर उसकी वो एक जो सीक्वेंस होती है वो नहीं बनती, और जब किसी आंसर में सीक्वेंस नहीं होती ना तो वहां पर मार्क्स वो उतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि जब एग्जामिनर पढ़ने लगेगा कि फर्स्ट में तो यार इसने बहुत हल्के हल्के पॉइंट लिखे हैं, तो वो बोर हो जाएगा कि इसने तो एक से जनरलाइज जैसे ही तुक्के मारे हैं। तो आपको क्या जो आपके नोट्स है उसमें ये चीज़ें भी अरेंज करनी है कि किस तरीके से कौन से पॉइंट को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, सबसे बाद में जो कम रिलेवेंट पॉइंट है या जनरल पॉइंट है उसको लिखना है। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति की जो थ्योरीज है, उसके बाद मानसून की जो विशेषताएं हैं, तो आप कोचिंग के नोट्स देखिए, उसमें आपको अलग से दिख जाएगा। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी उसमें भी एकदम तरीके से सिग्निफाई किया हुआ है कि ये अपर एटमॉस्फेयर की है, ये धरातल के कारण विशेषताएं हैं या फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं वो, और जलवायु की विशेषताओं में भी आपको फैक्ट डालने हैं कि किस तरीके से समुद्र से दूरी है तो उसमें परिवर्तन होता है, या मानसून एंड क्लाइमेट है उसका फर्क पड़ता है, सर्दियों में क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह सारी कीवर्ड आने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। उसके वर्षा का वितरण है, इस बार वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल आया था, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ था वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल क्या होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो एनसीईआरटी देखनी, जलवायु प्रदेश कोफेन के अनुसार 8 भागों में बांटा हुआ है, मैप होना चाहिए हर एक का, टेम्परेचर, रेनफॉल और रीजन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, उसमें काम चल जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन और प्रकार और उनका उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं,
तो एक महोदय है जिमरमैन, उनने कहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, ठीक है, रिसोर्सेज होते नहीं, उनको बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है कि जैसे मान लो कि अंटार्कटिका में कोई मिनरल मिल रहा है, वहाँ पर खनिज मिल रहा है, वो हमने डिस्कवरी नहीं किया, हम यूज ही नहीं कर रहे, तो वो रिसोर्स नहीं है, वो खनिज ही है, ठीक है, संसाधन नहीं है। तो संसाधन कौन कौन से दे रखे हैं, देखो, जल, वन और मृदा। तो जल में हम नदियां तो पढ़ ही लेते हैं, उसके अलावा जो इंडिया की ग्राउंड वाटर स्थिति है उसको देख लीजिए, और सेंट्रल वाटर जो अथॉरिटी है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वो डाटा देती है कि कौन से क्षेत्र में कितना पानी है, कौन सा क्रिटिकल जोन में है, कौन सा सेमी क्रिटिकल जोन में है, तो उनको एक बार देख लीजिए। वो राजस्थान के भी देख लीजिए। उसके बाद फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की जो टाइप्स है वेजिटेशन को, उनको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताइए, 5 नंबर में आ गया। या जो हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं उनको कौनी फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट कहते हैं, उनके बारे में बताइए। या नीलगिरी में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 16 फॉरेस्ट है, उनके बारे में 2 नंबर में आ जाएगी, 16 फॉरेस्ट कौन से होते हैं। तो वहाँ पर आपके एक एक के कीवर्ड होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए उनके। उसके बाद जो पॉपुलेशन वाला हिस्सा है कि ये वितरण वाला, ये सब चीज़ें, तो ये आपको मैं एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। जैसे ये रेनफॉल वाला जो आपको अभी मैंने बताया था, ये सॉइल वाला जो चैप्टर है, तो किस तरीके से इनके नोट्स बनाने चाहिए वो बता देता हूँ। ये थोड़ा मैं क्या ना जल्दबाजी में बनाया हुआ है, तो थोड़ा टेढ़ा है ऊपर से, यहाँ से, तो किसी को ऑफेंस नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से। तो ये कोई सॉइल है, उनके अलग अलग टाइप दे रखे हैं हमने यहाँ पर, और हमने ये मैप बना लिया एक, और इनके बारे में 5-5 जानकारी हमने ले ली कि ये सॉइल है तो इस लेटराइज सॉइल है तो इसमें इस चीज़ की कमी होती है, इसके कारण ये बनती है, किस टाइप की क्लाइमेट में बनती है, और कौन सी फसल इसमें ग्रो होती है। इसी तरीके से ये फॉरेस्ट वाला है, तो वो टॉपिक कर लिया, और अलग अलग देखो इस हिसाब से कर रखे हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, क्लाइमेटिक कंडीशन इनकी कैसी है, और अदर करेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो गए। कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर है और एरिया कौन सा है, तो 4 पॉइंट हो गए किसी भी वेजिटेशन को दिखाने के लिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर कैसी है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, मेन कौन कौन सी जो प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है और कौन से एरिया में पाई जाती है। तो ये अपना कॉम्प्रिहेंसिवली 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से सेमी एवरग्रीन का है, और आगे दूसरे वाले भी आपको मिल जाएंगे। ये रेनफॉल का है, तो देखो 4 एरिया होते हैं, चारों एरिया के बारे में लिख लिया, कौन कितनी कितनी रेनफॉल होती है, कौन कौन से क्षेत्र में, ये सब हिसाब से बना लिया, और एक मैप बना लिया, और ये कोपन का क्लासिफिकेशन हो गया आगे। अब ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर देखो एक तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में, कि 4 स्टेज है, स्टेगनेंट पॉपुलेशन की स्टेज है, स्टेडी पॉपुलेशन की है, रैपिड ग्रोथ की, और हाई ग्रोथ विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। तो ये 4 स्टेज है, इनमें करेक्टरिस्टिक्स ही बताने हैं अपने को कि कितनी से कितनी हुई, कितना % ग्रोथ हुआ, और क्या कारण थे उसके। तो ये आपने मतलब कि मैंने एक बॉक्स में बना लिया कि जब भी मुझे रिवाइज करना हो तो कुछ ही 1 या 2 मिनट लगेगा, क्योंकि इतने से दूर में है, और मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो मुझे इजीली समझ में भी आ जाएगा। ये ग्राफ बना लिया ऐसा, ठीक है, तो ये ग्राफ भी बना के आ जाऊंगा, ये भी लिख दूंगा। तो अगर 5 नंबर में आया तो बहुत अच्छा आंसर जाएगा, 3 4 4.5 तक मार्क्स आ सकते हैं, और एग्जामिनर की दया तो 5 में से 5 भी आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे 2021 में पब्लिक वाले चैप्टर था, तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें लोगों के 5 में से 5 नंबर भी आए हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो और डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का तो इस तरीके से मैं बना लिया। और जो इसमें देखो ज्योग्राफी होती है ना, उसमें जो कहीं भी आपको ऐसी चीज़ दिख रही है तो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। ज्योग्राफी है ही स्पेशियो टेम्पोरल सब्जेक्ट, टेम्पोरल, स्पेशियो मतलब स्पेस से संबंधित, मतलब उसका एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और टेम्पोरल मतलब टाइम स्केल के बारे में भी बताना है। तो इसमें टेम्पोरल डेंसिटी में चेंजेस हुए हैं कि 1901 से लेकर अभी 2011 तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से। तो ये देखो बोलेंगे कि यार ये आंकड़े देख के याद नहीं होते, सब याद हो जाते हैं। इनमें क्या आंकड़ों में भी एक सिमिलरिटी होती है, जो डेटा होता है उसका भी एक अलग खेल होता है। जैसे इसको याद करने है तो आप इसको ऐसे याद करो, 71 82 81, उसके बाद 90 103 117, तो आपको ये लग रहा है कि यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ ये ऐसे थोड़ी याद होते हैं आंकड़े, हो जाते हैं। 15 बोलो, 20 बार बोलो, साथ ही साथ बोलो, खाना खाने जा रहे हो तब बोलो, 5-6 बार बोल दोगे ना। अब ये आंकड़े मैंने कई बार बोले होंगे, कई बार याद होंगे, अभी मैं इनको 3-4 बार बोलूंगा तो मुझे एग्जैक्ट सारे के सारे याद हो जाएंगे। फिर कहोगे तो ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन किसी दिन आ गया तो आपको याद है, और यही पूछ लिया मान लो कि टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है या जो टेम्पोरल डेंसिटी है इंडिया की, उसके बारे में बताइए, और आप ये अगर सारणी बना के आ गए तो कितने मार्क्स आएंगे आपको।
या आप अपना खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सिलेबस में जो पॉइंट लिखा हुआ है उसकी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को आंकड़े बिल्कुल याद नहीं होते तो इसमें से 4-5 उठा लीजिए कि 1901 में ये था, 1951 में ये था, 2001 में ये था, 2011 में ये था। 4 आंकड़े तो याद रह सकते हो तो 4 रख लो, जिसको पूरे रह रहे हैं पूरे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉप 4 रख लो, टॉप जो बॉटम वाले 4 रख लो, क्या पता 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाए। इस हिसाब से ये एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, वो मैप बना लो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया काम। इस तरीके से ये सेक्स रेशियो का हो गया मैप बन गया, डिफरेंस कितना आया, और चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में देख लिया, रीजन क्या है इसके, तो वो नोट्स बन गए। इस तरह से लिटरेसी का हो गया, लिटरेसी के रीजन क्या है, फिर एक रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का है, तो अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, टॉप कितने हैं, टॉप में कौन कौन से हैं, बॉटम में कौन कौन से हैं, राजस्थान की क्या पोजीशन है, और इसके कारण क्या है कि रूरल और अर्बन जो एरिया है उनमें डिफरेंस के कारण क्या है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं। तो ये 2 पेज में पूरे के पूरे नोट्स हैं मेरे पॉपुलेशन के, इंडिया की पॉपुलेशन के। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इनमें से कुछ नहीं आएगा आप डायरेक्टली लिख के आ जाओगे, ये तो चीज़ होगी। तो इस तरीके से जो नोट्स दिखाने का मकसद ये नहीं है कि इतने अच्छे नोट्स बनाएं, ये नहीं, आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने सिलेबस पर, राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। सेम टू सेम चीज़ें करनी है, पर्वत पठार मैदान उनके साथ में, नदियाँ झीलें हैं तो इनकी लिस्ट बनानी है। नदी का तो आप मैप बना लो एक, ठीक है, ऐसे लाइन खींचो याद रखने के लिए, राइट बैंक से कौन से रुक रहे, लेफ्ट राइट, इस तरीके से नदियाँ बना लो। ओरिजिन प्लेस कौन सा है, माउथ कौन सा है, तो याद भी रह जाएगी, चीज़ें भी हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ, देखो राजस्थान की नदियों के बारे में। वापस ऊपर आते हैं हम। ये है राजस्थान की नदियों के नोट्स। तो यहाँ से देखियो, अरेबियन ड्रेनेज, इनलैंड और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज अलग अलग हो गए सेग्रीगेट। अब अरेबियन सी का जो है, जैसे लूनिन रिवर लिखा मैंने, तो मैंने इनको देखो चारों को एक साथ लिख लिया। यहाँ पर ओरिजिन प्लेस लिख लिया, इस तरफ माउथ का है वो लिख लिया, लेंथ कितनी कितनी है याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, और अदर कोई फैक्ट है जैसे डैम हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो नदी के बारे में यही तो चीज़ें पता होगी कि 5 पॉइंट हो गए यार, ओरिजिन हो गया, माउथ हो गया, लेंथ हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, और अदर कोई फैक्ट है तो वो हो गया। 5 पॉइंट आपने कहीं भी लिख दिए। 5 पॉइंटों में भी जानकारी देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी आ रही है, ट्रिब्यूटरीज भी आ रही है, ये भी आ रही है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, कि जैसे कि लूनी में 10.40 पर। लेकिन ये अगर आपके पास पॉइंट है कि नदी के बारे में मुझे कैसे अरेंज करना है, कि मुझे उसका ओरिजिन प्लेस लिखना है, माउथ लिखना है, ट्रिब्यूटरीज लिखनी है, लेंथ याद रखते वो लिखनी है, और अदर कोई फैक्ट याद आ रहा है तो वो लिखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ें होगी, 4-5 चीज़ें होगी जिनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है वहाँ पर। तो ये चीज़ होगी। इसी तरीके से बनास का हो गया, साबरमती का हो गया। तो इस तरीके से राजस्थान का जो पार्ट है उसको भी ज्योग्राफी को उसी तरीके से रखना है। अब लास्ट में सिलेबस पर वापस आ जाते हैं। फसलें वनस्पति है, उससे पहले तो वनस्पति वाला टॉपिक है, उसको भी उस तरीके से कौन कौन सी टाइप की वनस्पति है, 5-5 चीज़ें होनी चाहिए, स्पीशीज होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कौन सा एरिया है, जो इंडिया में किया था वो को फॉलो करना है पैटर्न। उसके बाद जो फसलें हैं, तो फसलों का उत्पादन और वितरण पूछा हुआ, तो मेन फसलों का तो देख लो आप, गेहूँ चावल, गेहूँ जौ चना, जो राजस्थान में मेजर रूप से सरसों वगैरह होते हैं उनका देख लो। उसके बाद दाल है, तो दालों की अलग से लिस्ट बना लो कि ये दालें होती है, ये इस सीजन में होती है, ये इस सीजन में होती है, ये इस दाल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इस एरिया में होता है। तो प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में दालों के वितरण और उत्पादन के प्रवृत्ति के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन और वितरण के बारे में बताइए, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दाल का भी। तो दाल अगर 5-6 टाइप की आपको दालों का पता होगा, कौन से क्षेत्र में मेजरली उगाई जाती है वो पता होगा, कौन से सीजन में उगाई जाती है, तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। तो एग्रीकल्चर के भी उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि सीरियस लेना है इस टॉपिक को। हम लेते नहीं है जब मेंस के नोट्स बनाते हैं, यार एग्रीकल्चर से क्या पूछेगा, गेहूं तो पूछेगा, मक्का तो पूछेगा, नहीं, वो दाल का भी पूछ सकता है आपसे, वो आपको तिलहन फसलों है उसके बारे में पूछ सकता है आपको। तो हर चीज़ की तरफ जाना है अपने को, चाहे उसको कम इंपॉर्टेंस देके उनको समराइज रूप में कर लो कि ये जो ऑयल सीड है ये 3-4 के टाइप के होते हैं, राजस्थान में उगाए जाते हैं, कौन से एरिया में उगाए जाते हैं और कब कब उगाए जाते हैं। इस तरीके से दालों का रखना है। तो अदर फसलें उनको भी रखना है, जो छोटी फसलें हैं जो हम नॉर्मली क्या ना उनके बारे में पढ़ते नहीं कि यार ये भी कोई पूछेगा क्या, जिस दिन पूछ लिया उस दिन पूरा का पूरा आपने अगर पढ़ रखा है तो अच्छा नंबर मिल जाएंगे, बाकी के 0 आएंगे। और ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे। खनिज है, खनिजों को अच्छी तरीके से करना है सेग्रीगेट। धात्विक खनिज है तो धात्विक खनिजों को धात्विक की कैटेगरी में रखा, उसको ऐसे करना है कि 5 नंबर में अगर डायरेक्टली धात्विक खनिज भी पूछे तो आपको
4-5 खनिज पता होने चाहिए, मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया पता होने चाहिए, तो उससे काम चल जाएगा। और इंडिविजुअल भी उनके बारे में पता होना चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से अधात्विक को अलग अलग टाइप से कीजिए कि किस टाइप में यूज के हिसाब से कर लीजिए। जैसे कपिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो खनिज वाला पोर्शन है उसको कपिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका जो पैटर्न है पढ़ाने का वो बहुत शानदार है। जब 2021 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले सर से ही पढ़ा था मैंने राजस्थान के मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होते हैं। तो सर ने वो जो अधात्विक खनिज है उनको 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तापरोधी खनिज, जो बाकी अलग अलग जो बहुमूल्य पत्र वाले खनिज है, मिट्टी वाले खनिज है, उनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो वहाँ से अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि जो बहुमूल्य पत्र वाले खनिज कौन कौन से हैं राजस्थान में, उनके बारे में टिप्पणी कीजिए, आपके पास 4 की लिस्ट है, उनको याद कर सकते हो और याद करने में भी उसमें आसानी रहती है। तो वहाँ पर वो चीज़ आप वहाँ यहाँ से देख सकते हो, जो अकेडमी के नोट्स है उसमें से उनका टाइप भी दे रखे हैं, वितरण भी दे रखे हैं, उनका औद्योगिक उपयोग भी दे रखा है। और उपयोग के बारे में ये कहना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा गूगल भी कर लो, कोई ऐसी कीवर्ड मिल जाए आपको तो गूगल भी कर लो उस चीज़ में, कोई मतलब आपको शर्माना नहीं है कंटेंट के मामले में, कहीं से एक जगह कर लो उसको, ठीक है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लिया, फिर मुझे बार बार यहीं से पढ़ना है, मैंने पढ़ा है वो एकदम सही है, बस हाँ है कि जब लिखो उस टाइम उसकी जो वैलिडिटी है उसको परख लो। उसके बाद वही यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है परंपरागत और गैर परंपरागत। जैसे ये मेरी नोटबुक है पूरी की पूरी, ठीक है, इसमें सेकंड पेपर पूरा है, पूरा का पूरा सेकंड पेपर है। और जैसे बात ज्योग्राफी की हो रही है तो मैक्सिमम 40-50 पेज होंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन बना रखा है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो अपना एनर्जी वाला है, कि पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उनके बारे में बताइए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बना रखा है इतना, और इस पेज पर इस तरफ है, तो 10 नंबर में आया, डायरेक्टली मैं पूरा लिख दूंगा, बाकी 5-5 नंबर के लिख रखा है। और नॉन कन्वेंशनल का है तो सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के बारे में मैंने पूरा भी लिख रखा है, और शॉर्ट में भी लिख रखा है कि केवल सोलर पे लिखना हो तो ये पूरा पेज है, अदरवाइज छोटा है। फिर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है, तो हमारे 3 टॉपिक है, जैसे एक तो बायोमास है, एक बायोगैस है और बायोडीजल है, ठीक है। ये भी सोर्सेज है और गैर परंपरागत सोर्सेज है, तो इनके बारे में जनरली हमें इतना पता नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई इसकी कि सोर्सेज क्या है इनके, इनके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जो मेजर प्रोड्यूसिंग है, और इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से 3 हमारे पास जानकारी हो गई कि बायोमास के बारे में क्वेश्चन आया तो मैं उसमें 3 हेड में डिवाइड करूंगा कि उसके सोर्स कहाँ है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट कौन से में ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होता है, और प्लांट्स कौन से हैं। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन भी आंसर भी कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा, और वहाँ पर मैंने अपनी जानकारी भी दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हर एक चीज़ के नोट्स होने चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब कि मेन जो है बात है कि नोट्स होंगे वो भी शॉर्ट होने चाहिए और आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होने चाहिए। अलग से आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लिखने जाते हैं आंसर और हम कोचिंग में जैसे कि नोट्स मतलब कि टेस्ट देके आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, पहला टेस्ट राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर दे दिया, टेस्ट पढ़ लिया 7 दिन, बढ़िया लिख के आए, मार्क्स भी आ गए और एकदम खुश हो गए कि अब तो मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे से जाएगा ये पेपर, और हमारी हिस्ट्री तैयार हो गई। अगला वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली इंडिया की, वो हो गया, इकोनॉमी पढ़ ली, 3-4 पेपर दे दिए, 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, अब राजस्थान हिस्ट्री में कितना याद है आपको। टेस्ट में खुश होने की जरूरत नहीं है, राजस्थान हिस्ट्री में आपको याद कितना आ गया अब 1.5 महीने के बाद में, बिल्कुल नहीं याद होगा, 30% ही याद होगा, क्योंकि उस टाइम आपने हाथों हाथ पढ़ा, लिख दिया। उसी की जगह आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ में क्या करते, आपके जो नोट्स है वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होते, तो आप इजीली रिवाइज कर पाओगे, और आपके दिमाग में फ्रेमिंग है कि इस टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन सोचा था, या ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज से देखा था और मैंने इसका इस टाइप से आंसर लिखा था, तो एक हैबिट में आ जाता है। यही तो आंसर राइटिंग होती है, अलग से थोड़ी होती है कि क्लास में ज्वाइन करूँ, मुझे कोई बताए कि मैं ऐसे 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 आंसर राइटिंग लिखूंगा, ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये मेन बॉडी में लिखूंगा, ये कंक्लूजन में लिखा, नहीं लिख पाओगे भाई वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर नहीं लिख पाओगे। तो आपको नोट्स में ही सुधार करना पड़ेगा, अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स बना लो अपने, बहुत टाइम रहता है। कई लोग होते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो मतलब कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जब लिखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो पूरा डिलीवर नहीं कर पाते जितना वो पढ़ के जाते हैं। तो ये बात होगी अपने ज्योग्राफी की। राजस्थान में भी कुछ जो, एक तो ये टॉपिक हो गया यूनेस्को वाला कि भूधरोहर, और ये वाला ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं है। तो आंसर एक बार क्वेश्चन आ गया अपने 10 नंबर का, अब भी आ सकता है 5 नंबर 2 नंबर में, तो हल्का सा उसको तैयार करना। राजस्थान में संभावनाएं हैं, तो कौन कौन सी संभावनाएं, जैसे 12 साइट है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हो सकती है, तो उनके बारे में एक बार देख लेना। पर्यावरणीय मुद्दे वही हो जो वर्ल्ड लेवल पर है,
वही राजस्थान में जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट स्पेसिफिकली क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन सी चीजें हो रही है। तो 3 लेयर हो गया आपके पास, विश्व स्तर पर इस पर्यावरण मुद्दे के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इंडिया लेवल पर क्या किए जा रहे हैं, और राजस्थान लेवल पर क्या किए जा रहे हैं। 3 पॉइंट लिखो, 9 पॉइंट तो यही हो गए। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्यों चर्चा में है और इसके कारण क्या है, तो पूरा 10 नंबर का आंसर हो गया। इसी तरीके से उसके साथ में ही करना, जब आप करने जाओ तो देखो आईआर में हमारे ये है जियोपॉलिटिकल मुद्दे, और तो जियोपॉलिटिकल मुद्दा हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया जो ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी के दोनों पार्ट में है, वर्ल्ड और राजस्थान। तो दोनों में एक साथ कर लेना ताकि आपके नोट्स भी भारी नहीं हो, बार बार भी नहीं लिखना पड़े, और आप उनको लिंक भी कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से वन्य जीव और जैव विविधता वाला है, जो बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी है, और वन्य जीव का कैसे डिवाइड करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है अभी बार बार। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो इसको जो जो ज्योग्राफिक डिवीजन हमारे बांटे हुए हैं, जैसे अरावली हो गई तो ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया, ये ईस्टर्न प्लेन हो गया, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, और ये वागड़ वाला क्षेत्र हो गया। तो इनके शुभंकर हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, तो एक तो वही हो गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसमें, ये हमें सबको पता है, मेंस लिखने जा रहे हैं तो शुभंकर भी लगभग लगभग याद है, सारे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो वन्य जीव वहां से निकाल सकते हैं कि ये लिख दिया। हल्का फुल्का देख लो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वो हो गया। तो फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे और जो वन्य जीव है उन दोनों के बारे में पता लग गया, तो उनको अलग अलग आप इसमें लिख सकते हो, वही तो चीज़ें हैं। या फिर आप मतलब कि हल्का फुल्का देख लो कि संकटग्रस्त प्रजातियां राजस्थान में कौन सी है, 4-5 की लिस्ट बना लो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद भी नहीं होगी इतनी चीज़ें। इतना हो गया। अब कॉम्प्रिहेंसिव हमने ज्योग्राफी की पूरी बात कर ली है कि ज्योग्राफी में आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब लास्ट बात बची है कि ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स को कैसे ऐड करना है। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर एटलीस्ट जो मुद्दे करंट में बार बार आ रहे हैं उनके बारे में, जैसे कि मान लो ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन आया और एग्जामिनर के माइंडसेट में था यार अभी रिसेंट में ज्वालामुखी कहाँ हुआ, तो वहां पर क्वेश्चन आ गया कि रिसेंट में जो ज्वालामुखी हुआ, इरप्शन हुआ, वो कौन सी जगह हुआ और क्या कारण थे उसके, या उसका नाम दे दिया कि ये कहाँ पर स्थित है और ये किस कारण हुआ या किस टाइप का ज्वालामुखी है। तो वहां पर अपनी तो बच गई बैंड, भाई करंट में था और हम लिख नहीं पाए, हमने तो उतना ही तो पढ़ा है कि टाइप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या उसकी लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो करंट अफेयर से इसलिए भी अपडेट रहना जरूरी है। साइक्लोन का क्वेश्चन आया, तो साइक्लोन मोन्था जब आया तो करंट अफेयर वाला कैसे पूछ सकता है कि साइक्लोन मोन्था का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा या राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा, और साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है। तो वो उस टाइम न्यूज़पेपर में आता है। साइक्लोन अलग से हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिस दिन पूछ लिया उस दिन हम क्या करेंगे। ठीक है, तो नामकरण क्या होता है वो हल्का सा आपको पता होना चाहिए, लेकिन साइक्लोन मोन्था या साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी में होता है उसका राजस्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप न्यूज़पेपर से देख सकते हो। एक तो हो गया न्यूज़पेपर। एक करंट अफेयर की मैगजीन जो आती है, वहां से अगर ज्योग्राफी का सेक्शन आप देख रहे हो तो हल्का फुल्का देखना है, उसमें इन्वायरमेंट वाले फोकस पे ज़्यादा फोकस करना है। वहां से जो इन्वायरमेंटल इशू है उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये ज्योग्राफी की पूरी बात हो गई। इसके लिए आप गूगल का सहारा लो, यूट्यूब का सहारा लो, कोचिंग के नोट्स लो, और मैंने देखे बूस्टर के नोट्स देखे तो उनमें भी काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है। जो सर है उनने चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ही बताया है। वहाँ पर मैंने जो वहाँ पर ली थी, जो प्रीलिम्स के टाइम में जिनकी मैराथन आती है, तो उसमें मैंने कहा बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को अरेंज कर रखा है। ज्योग्राफी अपने आप में ही साइंस है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब हम बात करेंगे साइंस की, उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। तो अब साइंस की बात कर लेते हैं। तो देखो साइंस में 4 पोर्शन है मेजर रूप से। एक तो हो गया आपका फिजिक्स, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, एक हो गया बायोलॉजी।
एक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इन चीज़ों को कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, साइंस वालों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला साइंस वालों से अच्छा कर सकता है इसमें, लेकिन उसको भी एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी इसमें अपनानी पड़ेगी। तो सिलेबस वाइज देखेंगे एक एक को कि बायोलॉजी में आपको किस तरीके से, कहाँ से और चीज़ों को किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, वहाँ पर आपको लिख के कैसे आना है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको करंट अफेयर्स को कैसे ऐड करना है, पूरी बात करेंगे। अगले 20-25 मिनट तक साइंस के ऊपर ही बात करेंगे हम। तो साइंस के सिलेबस पे चलते हैं। पेपर 2 यूनिट 2 साइंस सामान्य विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। तो एक तो सिलेबस को अच्छे से देखना है। ये हॉरिजॉन्टल लिख रहा है, वर्टिकल लिख लो कहीं पे पेज पे। तो देखो इसमें जो 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 चीज़ें काम की है उनके ऊपर पहले सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्टली रटना है और कौन सी चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, और जो मैंने कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ी वो बता देता हूँ आपको। तो ये देखो, एक तो यहाँ से स्टार्ट करो आप। एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक और मधुरक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें हैं। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, या 5 का आएगा तो वो 2-3 को मर्ज करके आएगा, किसी में कंपैरिजन का आएगा, उस हिसाब से आएगा। इन 9 चीज़ों के नोट्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 पन्नों में। 3 पन्ने कैसे, एक इधर से एक इधर से, एक और जोड़ दो, और किसी को ज़्यादा लग रहा है तो एक और जोड़ दो। 2 पेज हो गए, 4 पन्ने हो गए। इसमें आपका ये कंटेंट पूरा का पूरा होना चाहिए। अब इसमें देखो क्या लिखना है कि बेसिक डेफिनेशन लिख ली, उर्वरक क्या होता है। 1 लाइन में आ गई या 1.5 लाइन में आ गई। उर्वरक के टाइप कौन कौन से हैं, टाइप के साथ साथ एग्जाम्पल लिखते जाओ। एग्जाम्पल ऐसे रखने हैं, ठीक है, कि आपको इजीली याद हो जाए। ज़्यादा बड़ा लिखने के चक्कर में है ना, टेक्निकल लिखने के चक्कर में वहाँ याद ही नहीं होगा, तो वहाँ मार्क्स उसमें वैसे ही नहीं आने। तो सिंपल लिख के आओ, सिंपल आप गूगल से खोज लो, कोचिंग के नोट्स देखो, उसमें से मिल जाएगा, तो वहाँ से लिख लो वो, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको करना है। कहीं पर लग रहा होगा आपको 2 के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम। केमिकल फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल भी होने चाहिए। तो उसको टेबल फॉर्मेट में बना लो, छोटे पॉइंट लिखो और उनको उसी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो इन 9 पॉइंट्स को तो इसी तरीके से याद करना है। आप कोचिंग के नोट्स देखिए, उनमें आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। बूस्टर के नोट्स में ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये कोर केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, ये तो आपको रटना ही है। उसके बाद देखो दैनिक जीवन में रसायन, तो इसी के ये पार्ट दे रखे हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक तो 3 मैटर तो ये हो गई। तो इनके बारे में बेसिक फीचर पता होने चाहिए, और आपस में हल्का फुल्का मतलब कि जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। एक टेबल बना लीजिए, उसमें हो जाएगा। अब इसमें बेसिक जैसे जो प्रिंसिपल होते हैं या उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे लिक्विड पे बात करते हैं, तो लिक्विड में होता है कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर उसमें कैपिलरी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ये लिक्विड में ही क्यों पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिलरी रिएक्शन है या सरफेस टेंशन है या फिर विस्कोसिटी है, उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ढंग से तैयार होनी चाहिए। उसमें कीवर्ड होते हैं, देखो साइंस में आपके कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड्स को आप अगर लिखोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। तो एक तो आपको डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, अगर उसमें कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल है वो भी तरीके से याद होना चाहिए। तो द्रव की अवस्थाएं 3 तो ये हो गई, फिर 2 अवस्थाएं और है, एक तो प्लाज्मा स्टेट है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। तो उनके बारे में भी 4-4 5-5 लाइन आपको पता होना चाहिए कि किसमें काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है, किसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सुपर कूल्ड पोजीशन कौन से में आती है, और जो गर्म पोजीशन है वो किस में आती है। अगला आ गया परमाणुविक संरचना। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में कौन कौन से जो मॉडल दिए हुए हैं, नील्स बोर का, रदरफोर्ड का, उनके बारे में पता होना चाहिए। और आइसोबार, आइसोटोप, ये सब क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। तो बेसिक नोट्स है उनको आप देखिए, उनमें से आपके अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर लीजिए, अपने जो याद रहने वाले एग्जाम्पल लिख लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए, और शॉर्ट में लिखिए उनको। देखो साइंस का यही गेम होता है कि आप उसको लंबा पढ़ोगे ना तो वो आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी रहती है। तो शॉर्ट में लिख लिया, बार बार रिवीजन हो जाएगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नोट्स यार बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं। तो अपने हिसाब से उन चीज़ को लिख लिया। अगला टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनमें डिफरेंस जब लिखोगे तो करेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएगा कि ये 9 डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है,
मुझे ये याद करना है तीनों में। तो अगर ऐसे पूछ लिया कि धातु के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो वो 9 चीज़ें मैं धातु वाली लिख दूंगा। डिफरेंस पूछेगा तो दोनों की लिख दूंगा, तीनों की पूछेगा तो तीनों की लिख दूंगा। फिर एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि ये धातु के एग्जाम्पल है, ये अधातु के एग्जाम्पल है, और ये मिश्र धातु के एग्जाम्पल है या उपधातु के एग्जाम्पल है। अलग से पता होना चाहिए, मिश्र धातु वाले एलॉय वाले वो अलग से भी पूछ सकते हैं। फिर ये धातुक्रम के सिद्धांत और विधियां हैं, ये थोड़ा क्या है ना टेक्निकल पड़ जाता है, चीज़ें समझने में आसानी नहीं रहती। तो आप कोचिंग कर रहे हो तो उसकी वीडियोस देखिए, वहाँ से आप उनको लिंक कीजिए, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ना आपस में जुड़ी हुई है कि कहाँ किसका क्या होता है, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से एक साथ देखिए। अदरवाइज एनसीईआरटी में बहुत शानदार दे रखा है, बहुत ही लाजवाब दे रखा है, उसको वहाँ से आप पढ़ लीजिए, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए जहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक है साइंस, अगर समझ में आ रखी है तभी लिख पाओगे, अदरवाइज क्या रट के जाओगे, वहाँ इधर का उधर लिख दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास देखो, अगर बूस्टर एकेडमी से जुड़े हुए तो श्याम सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो वो देख लो। अगर नहीं जुड़े हुए हो तब भी आप यूट्यूब पे क्लास देख लो इस चीज़ की, या एनसीईआरटी से खुद पढ़ लो, लेकिन लिंक करके पढ़ना कि इस स्टेज में इस चीज़ का होता है, इस चीज़ में इसका होता है, किस में हवा चाहिए किस में नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, या फिर किसकी क्या एक एग्जाम्पल वाली इक्वेशन क्या है, वो भी आपको हल्की फुल्की याद होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। मुख्य अयस्क और मिश्र धातु एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है, लिस्ट आउट कर लो, बस काम खत्म। अम्ल सार और लवण, इस बार तो भाई इनने अम्ल सार लवण और पीएच वालों और बफर उदाहरण के 2 क्वेश्चन आए 5-5 नंबर के। एक एक पार्ट तो सबको आ रहा है, अगला पार्ट बहुत कम लोगों का आ रहा है। तो फिर उसके बाद इसका सोर्स ट्रेस किया गया कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहाँ से, तो ये बाद में पता चला कि जैसे हम पढ़ते थे तो 9th 11th 10th 12th सिलेबस लगभग मैच होता था कि 9th वाला सिलेबस है वही 11th में, 10th वाला ही 12th में, मतलब इन्हीं का थोड़ा विस्तृत रूप में ये चीज़ें दी हुई होती थी। तो 9th में भी चीज़ें हैं पीएच, 11th में भी है, 9th में भी अम्ल सार लवण है, 11th में भी है। तो इन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 9th वाली पढ़िए, उसमें से आपको टॉपिक की समझ आएगी। उसी टॉपिक को उसी के साथ में 11th वाला चैप्टर खोल लीजिए, उसमें से देख लीजिए क्या अलग चीज़ें हैं क्या एडवांस हैं, उनको उसी टाइम ऐड कर लीजिए। इतना ही काम करना है हमें, ठीक है। उसको साथ में ऐड कर लिया, जैसे ही आपने ऐड किया पीएच का टॉपिक आपका अब कॉन्फ्रेंसिव इससे बाहर नहीं जाएगा, बीएससी लेवल का नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो वो किसी को नहीं आएगा। और आपने 11 12 9 और 11 दोनों का पढ़ रखा है तो आप इजीली उसको कर भी जाओगे। तो इसके यहाँ से नोट्स बनाने हैं, 9th और 11 दोनों को देखना है यहाँ पर, ठीक है। बफर वाला भी देखना है, पीएच भी देखना है, अम्ल सार लवण ये सब के सब देखने हैं। ये वाला हमने कर लिया था। ये औषधियों वाला चैप्टर भी ऐसा ही है कि आपको अलग अलग आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये रटने वाली चीज़ है, इसमें सिंपली रखना। और इनकी जो लिखावट है इंग्लिश मीडियम के तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, जो हिंदी मीडियम के उनका नाम सही होना चाहिए, नाम भी गलत तो आपके नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे। अब आ गया कार्बन, इसके यौगिक, घरेलू उपयोग, इंडस्ट्रियल उपयोग, ये सब, फिर रेडियोधर्मिता, ये 2 टॉपिक है। तो ये 2 टॉपिक मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी में कार्बन दे रखा है, कार्बन के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दे रखे हैं कि किस तरीके से कौन सा, जैसे कार्बन की खुद की पूछ ली, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि जो संयोजकता वाला है, 4 कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पर वो डायरेक्टली लिखा हुआ था एनसीईआरटी में कि ये चीज़ है, यहाँ से आता है। तो आप लिस्ट आउट कर लीजिए 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन जो कंपाउंड है उसके क्या है। उसके बाद इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, तो इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, ये कहाँ यूज होते हैं, क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। घरेलू और इंडस्ट्रियल उपयोग दोनों पता होने चाहिए उसके। तो इन दोनों के जब इनके यौगिकों को पता होगा तो कार्बन यही तो है, कार्बन और क्या है, तो यह वहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर रेडियोधर्मिता वाला है, ये भी वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, और जो नोट्स है आपके कोचिंग के उससे आप देख सकते हो कि अवधारणा क्या है, अल्फा बीटा गामा जो विकिरण निकलती है उनके बारे में पता होना चाहिए, और इनके जो एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन को आपको डिवाइड करना है, एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सा है, मेडिकल में कौन सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कौन सा है, इंडस्ट्रियल यूज कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको डिवाइड करना है। इनके साथ इनके एग्जाम्पल भी रखने हैं, तभी वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा कि इसने जो लिखा है पॉइंट इसके बारे में इसको समझ है, और इससे ये होता है, ठीक है। जैसे कोबाल्ट 60, अब मेडिकल ऐसे लोगों मेडिकल में इसका यूज होता है, अरे होता तो है, क्या यूज होता है, कोबाल्ट 60 होता है, आयोडीन होता है, क्या चीज़ होती है, तो वो आप उसमें एग्जाम्पल लिखोगे तब उसमें पता चल जाएगा। तो हमने ये केमिस्ट्री की बात कर ली। अब केमिस्ट्री में आपको चीज़ों को रखना है कि शॉर्ट करना है, कम पेजों में करना है,
और चीज़ों को जैसे डिफरेंस वाली तो डिफरेंस जैसे ज्योग्राफी में बात की थी उस हिसाब से, अगर 3 में डिवाइड कर सको तो 3 में कर दो, 2 में कर सको 2 में कर दो। और जैसे जैसे वो चीज़ करोगे तो उसमें यही चीज़ होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे हैं, डिफरेंस भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही है। इसमें नाम रखने वाली, याद करने वाली चीज़ें, रटने वाली बहुत सारी है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको आप टेबल पर रखिए, बैठे हैं जहाँ पर टेबल पर रख लिया आपने और उसमें क्या करना है, जब भी उठो या बैठो तो उन पर एक नज़र मार लो कि आज मुझे केमिस्ट्री की ये जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको देखना है। तो वहाँ पर सामने रखे रखो पेज, या पेज खुला रखो कॉपी रजिस्टर का, और उठते और बैठते टाइम 5-5 मिनट नज़र मार लो कि ये एस के 5 एग्जाम्पल है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, मिश्र धातु ये होती है, ये होती है, इनको मुझे ऐसे याद रखना है। मधुकर कौन से होते हैं, मधुरक कौन से होते हैं, शाकनाशी कौन से हैं, उर्वरक कौन से हैं। तो मुझे वो देखता रहूँगा ना, 4-5 बार उठोगे बैठोगे देखोगे तो हल्का हल्का माइंड में जाने लग जाएगा। और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रही, आज इस सब्जेक्ट कर लिए, आज उस सब्जेक्ट कर लिए, तो ये फैक्ट है तो दिमाग में बैठते जाएंगे और वहाँ पर ये याद आ जाएंगे आंसर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। क्योंकि एक लंबे प्रोसेस में आप चीज़ों को बार बार देखते हो ना, तो विजुअल मेमोरी बन जाती है और दिमाग में वो चीज़ें सेट भी हो जाती है। तो केमिस्ट्री की बात हमने कर ली। अब आती है फिजिक्स की बात। केमिस्ट्री तो और याद कर लेते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं बिना नॉन साइंस बैकग्राउंड के वाले भी, लेकिन फिजिक्स है वो सबसे बड़ी समस्या होती है साइंस में भी, कि बिल्कुल याद नहीं होती। तो इसका एक सिंपल इलाज है, आप एनसीईआरटी पे जाओ, वहाँ आप पढ़ोगे तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है चीज़ों को। गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के भी करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं वहाँ पर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वहाँ से आप देखो, ये टॉपिक है, यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, मानव नेत्र वाला, आई वाला। तो इसके आप नोट्स बना लो कि नेत्र की संरचना कैसे होती है, एक डायग्राम रट लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना डायग्राम को, जो थोड़ा टफ रहता है। कौन कौन से इसमें जो डिस्टोर्शन आ सकते हैं, दोष क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बीमारी का नाम लिखो, क्या कारण होता है उसके कारण लिखो, उसका इलाज क्या कर सकते हो, जस्ट एक टेबल बना लो, 4-5 के नाम लिखो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्थिर और विद्युत धारा, विद्युतिकी है तो इसमें आप उस हिसाब से रखो, आप टेबल बना के रखो, तो विशेषता भी आ जाएगी, डिफरेंस भी आ जाएगा। चुंबकत्व हो गया, विद्युत चुंबकत्व हो गया, ध्वनि वगैरह ये हो गया, तो ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट है, मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स में आप है ना ज़्यादा एनसीईआरटी में मत जाओ, 1-2 टॉपिक देख लो, गुरुत्वाकर्षण वगैरह ये देख लो, मानव नेत्र ये देख लो। बाकी आप जो बूस्टर अकेडमी है या कहीं और कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ के नोट्स आप उनको फॉलो कर लो, वहाँ से उतना याद कर लिया, उतना समझ लिया ना, वही बहुत है। क्योंकि इसमें जितना डीप जाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स हम फेस नहीं कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा इसमें स्कोप भी नहीं रहता है कि केवल फिजिक्स से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछ सके। क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स साथ में है ही, और साइंस है स्टेक है, जो बहुत बड़ा पोर्सन जो एग्जाम में वहाँ से आता है, क्योंकि करंट अफेयर के साथ में ऐड रहता है। तो आप बूस्टर अकेडमी के इसमें नोट्स देख सकते हो फिजिक्स के, और उनको बस यही मैं ये कहूँगा, किसी भी अकेडमी के नोट्स देख रहे हो तो उनको अपने हिसाब से मोल्ड करके शॉर्ट कर लेना, ठीक है, उनको लॉन्ग मत रखना, ज़्यादा बड़े मत रखना। फिजिक्स के नोट्स तो आपको 20-25 पन्नों में कर लेने चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आज मैंने फिजिक्स कर ली, चाहे हुई जितनी हो गई, वो याद है जितनी हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने फिजिक्स कर ली, 20 पेज की थी, मैंने रट लिया, इससे बाहर आएगा तो कोई बात नहीं, इससे अंदर से आया तो ये जो 20 पेज है इनमें से तो मैं बहुत शानदार लिख दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जो कोचिंग के नोट्स है उनको शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में उनको लिख लोगे कि ये आया तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। एग्जाम्पल जरूरी है, जैसे केमिस्ट्री में होता है उस हिसाब से कि चुंबकीय अनुनाद है, उसके एग्जाम्पल भी आपके पास होने चाहिए एक आधे। फिर एमआरआई वाला क्वेश्चन आ गया था, एनएमआर और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इनको तो बस समझ के रट्टा मारना है शानदार वाला, और कुछ नहीं करना, वहाँ डायरेक्ट उल्टी करके आनी है लिख के, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब नाभिक के सलीन वगैरह ये मतलब उसी में लग जाएंगे हम पढ़ने के चक्कर में, उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना है, स्मार्ट तरीके से सोचना है कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ों में कम देना है। अब मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड का, मुझे फिजिक्स समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है, और समझने की कोशिश करूँगा 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने में तो मैं बहुत बड़ा पोर्शन सिलेबस का खत्म कर लूँगा। तो सीधा गए नोट्स पर, ये निकलवाए, इनको 3-4 बार पढ़े, उसके बाद में अपने हिसाब से इनको मोल्ड करके 15-20 पेज में लिख लिया, बार बार रिवीजन किया, याद हो गए। याद है जितना बहुत बढ़िया है, याद है जितना बहुत शानदार लिख के आऊँगा, ये कॉन्फिडेंस अंदर रखो। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इधर उधर की चीज़ें हमें लिखनी नहीं है उसमें। साइंस में डायरेक्ट लिखा तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इस तरीके से फिजिक्स कर लो। अब बात आ गई बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी कई लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन बायोलॉजी में समझने जैसा कुछ नहीं है। अपनी बॉडी है उसके बारे में है, तो ज़्यादा कुछ समझना इसमें है ही नहीं। आप डायरेक्टली क्या करो,
एक तो तंत्र है अपने, तो तंत्र में सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी या आरबीसी की जो किताब है, उसमें शायद 9th क्लास की किताब है, उसमें सारे के सारे तंत्र दे रखे हैं। तंत्र कोई 2 पेज में है, कोई 1 पेज में, कोई 3 पेज में, कोई 4 पेज में, ठीक है। आपने हेडिंग डालनी है ऊपर ही ऊपर सबसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ आज कार्डियक साइकिल की या परिसंचरण तंत्र की या पाचन तंत्र की। तो एक तो उसका डायग्राम बना लो सबसे पहले। डायग्राम बनाते ही आधी प्रोसेस तो आपके समझ में आ गई उसमें, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वो काम हो गया डायग्राम। अब उस जो तंत्र है उसके मेजर मेजर पार्ट कौन से हैं उनकी अलग से लिस्ट बना लो आप, ठीक है, कि ये मेजर पार्ट है इस तंत्र के। तो वहाँ से वो चीज़ हो गई कि आपके पास 2 चीज़ हो गई, डायग्राम और फिर हो गया उसके पार्ट। अब उस पार्ट में भी कोई सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नेफ्रॉन होता है तो उसकी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, न्यूरॉन होता है वो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक तो अलग चीज़ होगी। अब पार्ट के मेजर मेजर काम क्या क्या होते हैं, जैसे पाचन तंत्र है तो मुंह में जब खाना गया तब कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उसके बाद गैस्ट्रिक जो कैनाल है उसमें गया, उसके बाद अपने स्टोमक में गया, बड़ी आंत में गया, छोटे आंत में गया। तो बेसिक बेसिक पता करना है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो उससे क्या एक पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे, जैसे 1 मिनट में दिखाता हूँ, तो तब वो याद भी रह जाएगा, ऐसे अदरवाइज तो याद भी नहीं रहेंगी वो चीज़ें। ये राजस्थान ज्योग्राफी के हैं नोट्स, नहीं यहाँ बात कर ली है, बायोलॉजी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। जैसे ये केमिस्ट्री वाला मैं दिखा रहा था, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन की जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, जो कार्बन से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी होता है, और कैटेनेशन क्या होता है, और ये इस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो अलग से हो गया ये चीज़ें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है। हाँ यहाँ पर आ जाओ, देखो हाँ। तो नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, पहले तंत्र पे आ जाते हैं ना। ये जो मानव मस्तिष्क है उसके नोट्स है। तो मैंने लिखा जैसे मिड ब्रेन, पीछे वाला पेज है इसमें शायद ऐड नहीं हुआ। मिड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, तो सोमेटिक पीएनएस, ऑटोनोमस पीएनएस, इस तरीके से। तो ये फ्लो चार्ट के रूप में आपने बना लिए। अभी एक पेज के रूप में आ गया। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताओ, तो ये आप पूरा डायग्राम के साथ में फ्लो चार्ट आपको बना रखा है, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सके वहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद जैसे क्वेश्चन आया कि न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो ये कीवर्ड हो गया एक। उसके बाद ये बॉडी में कहाँ होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन क्या होती है। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखी है कि कैसे कैसे अपने न्यूरॉन सिस्टम में काम करता है। तो मैंने ये लाइन लिख ली, इसको 5-6 बार रिवाइज किया और ये चीज़ें याद हो गई। अब आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो इसमें से 70-80% तो लिख ही दोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने ये पढ़ नहीं रखा, लिख नहीं रखा, तो न्यूरॉन, अच्छा न्यूरॉन ऐसे काम करता है, तो याद आएगा गर्म चीज़ को छुआ, वो दिमाग में सिग्नल गए, तो छुआ हटा लिया, इतना ही याद आएगा। फिर उसको लैंग्वेज नहीं आ पाएगी कि यहाँ पर सेंसरी मोटर होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होते हैं, तो जो डेंड्रोन वगैरह होते हैं वहाँ से वो मतलब कि संचारित होकर कहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर सिनोप्सिस नोड होता है। तो ये चीज़ें याद नहीं रहेगी जब तक आपने नोट्स में नहीं कर रखी, बार बार रिहर्सल में नहीं रखी। कोई भी कलाकार होता है तो वो भी अपना कला का प्रदर्शन अच्छी तरीके से कब कर पाएगा, जब उसने बार बार चीज़ों की रिहर्सल कर रखी हो। इस तरीके से गेम में देख लो, क्रिकेट में तो नेट प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं, तब वो गेम जो एक्चुअल गेम होता है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो आपने नोट्स से ही स्टार्ट कर दी ना अपनी जो चीज़ें हैं इम्प्रूव करना, कि नोट्स को ही एग्जाम ओरिएंटेड लिख लिया, तब तो देखो मज़ा है। अदरवाइज तो क्या, नोट्स तो बहुत सारे होते हैं, एकदम पूरा ढेर लग जाएगा, उसमें से फिर लास्ट में रिवीजन करने में भी मतलब कि प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना बड़ा नोट्स है, फिर देख के लगता है यार इतना पढ़ा है, अभी तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो वो चीज़ें वहाँ पर होती नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को नोट्स भी बना सकते हो। अब वापस आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो ये चीज़ें हो गई तंत्र वाला पोर्शन हो गया। सारे के सारे तंत्र उसी तरीके से आपको तैयार करने हैं। हार्मोन होंगे
एक ब्लड वाला है तो ब्लड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए। हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये पता होना चाहिए, उसका मेजर रूप से काम क्या है। आनुवांशिक और जीवन शैली की जो रोग होते हैं उनके बारे में हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये जेनेटिक है, ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है, क्यों होती है, लाइफस्टाइल डिजीज कैसी होती है, उसके एग्जाम्पल 4-5, ठीक है। उस हिसाब से जेनेटिक डिजीज क्रोमोसोम के कारण होती है या और किसी कारण से होती है, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए अपने पास। टर्नर सिंड्रोम ये सब चीज़ें होती है, तो इनके बारे में टेक्निकल चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सा जो गुणसूत्र होता है उसमें डिफेक्ट होता है, तब ये चीज़ होनी चाहिए। तो एक लिस्ट है वो तैयार कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी एग्जाम्पल होने चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स, एंडेमिक एपिडेमिक वगैरह ये सब चीज़ें होगी, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन वाला और जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कि इस बार ही क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ से आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, कि क्या होती है ये चीज़ें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो वो पता होना चाहिए। ड्रग्स और एल्कोहल का दुरुपयोग इस बार क्वेश्चन आया था, तो आप जनरली नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा और वहाँ से आपके पढ़ के कर सकते हो। उसके बाद प्लांट जो बायोलॉजी वो आ जाती है। तो प्लांट बायोलॉजी जनरली हम क्या पढ़ते नहीं है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से या जो बायोलॉजी का नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें। तो मानव की जो बॉडी होती है उससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है जो प्लांट है वो। तो आपको बस पहले तो हवा निकालना है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, अब लेके बैठना है नोट्स लेके बैठे। तो सबसे पहले प्लांट, तो प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इस पार्ट का ये काम है, हमें सबको पता है कि पत्ती का ये काम है, तने का ये काम है, शाखाओं का ये काम है, जड़ का ये काम है, बस उनको लैंग्वेज में पिरोना है, ठीक है। इसमें पोषण कैसा होता है, तो पोषण तो आपको सबको पता है कि सूर्य से किरणें आती है, वहाँ से वो जो एक इक्वेशन होती है उसके तहत वो बनता है, खाना बनाते हैं अपना, और ठीक है। अब इसमें हार्मोन है, ठीक है, तो ग्रोथ कंट्रोल के हार्मोन है, इसमें 5 हार्मोन है, ऑक्जिन, गिबरलिन वगैरह ये सब। तो इनका क्या करना है, आपको एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी देख के, मैंने एनसीईआरटी देख के कोई नीट वगैरह वालों को पढ़ाने वाली कोई मैडम थी, उनकी क्लास देखी थी एक, तो उसमें क्या उनने एक स्टोरी के रूप में लिंक कर दिया था उसको कि ऑक्जिन है तो ऑक्जिन का ये काम है, इसे एक स्टोरी के रूप में लिख दिया था। और उसके बाद मैंने उनके नोट्स बना लिए थे, फिर उस स्टोरी को 2-3 बार सुना था, वो स्टोरी मेरे लिंक हो गई, ठीक है। कि इस तरह से एक मतलब कि जो कुत्ता आता है वो एक मतलब कि जो रूट लेके आता है वहाँ पर गिराता है, उससे फिर वो चीज़ें होती है, फ्लोर वगैरह आते हैं, तो पाइनएप्पल में कौन से टाइम आता है, ये चीज़ें कौन से टाइम आती है, तो वहाँ से वो आप उस टाइप की वीडियो भी देख सकते हो 1-2 की, अगर आपको याद नहीं हो रहा है चीज़ों को, तो वहाँ से आपको सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स बनाने, एक जैसे इसमें मिल भी जाएंगे मेरे हिसाब से ये रहे कि प्रोमोटर कौन से हैं, इनहिबिटर कौन से हैं, 2 हार्मोन हो गए, ऑक्सिन हार्मोन 6 मैंने इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, गिबरलिन है ये मैंने 7 लिख लिए, साइटोकाइनिन है इसके बारे में लिख लिया, और इसमें देख लिया कि सेल डिवीजन किस में फास्टर होता है, सूट का डिफ्रेंशिएशन किस में ज़्यादा होता है, रूट डिफ्रेंशिएशन किस में ज़्यादा होता है। इसी तरह एथिलीन हार्मोन हो गया, गैसियस हार्मोन होता है, एब्सिसिस ये हो गया, और एनसीईआरटी में ईटाफोन अलग से दे रखा है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड का क्वेश्चन आया था 2021 में कि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज होता है, तो वो एनसीईआरटी में है चीज़। ईटाफोन अलग से दे रखा है, तो जो इथिलीन होता है उसी से एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। जो खीरा होता है उसमें जो फीमेल जो फ्रूट है उसकी ज़्यादा ग्रोथ, मतलब कि जो फ्लावर है उसकी ग्रोथ के लिए दिया जाता है, क्योंकि फीमेल जो फ्लावर होता है उसी से फ्रूट बनता है। तो उस हिसाब से ये ईटाफोन है, तो अलग से ये क्वेश्चन आ सकता था 2 नंबर का, तो मैंने ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट बना लिया था। अब ये एक पेज में मेरा ये सारे के सारे हार्मोन कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। फिर रिप्रोडक्शन का है कि सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो उसके बारे में बात है, वो एकदम सिंपल है। राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, तो 5-7 पौधे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पौधा है और इसका मेडिसिनल यूज ये है। स्पेसिफिक याद रख लो 1-2, और जो जनरल तो होते हैं वो लिख के दोगे आप जैसे गिलोय आ गया था उस टाइम, तो वो चीज़ है। जैविक खेती है तो वो बहुत मतलब ईजी टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग बायोटेक्नोलॉजी वाला है, तो आप टेक्नोलॉजिकल तो मैं कह रहा हूँ श्याम सर की जो क्लासेज होती है ना उनको देख लीजिए, बेस्ट है, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा सा, श्याम सर तो बहुत पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को लिंक करके बताते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर उतना नहीं पढ़ पाओ तो उसमें आप अपने आप को सेग्रीगेट कर लीजिए, रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि इसमें से मैं इतना ही पढ़ूंगा, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं तो कहता हूँ कि पूरी की पूरी क्लास देखिए, पूरे नोट्स ढंग से देखिए, क्योंकि वहाँ से आप जो चीज़ें करोगे ना वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का जो आगे पोर्शन डिस्कस करेंगे उसको भी उसी तरीके से करना है आपको। उसका अप्लाइड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अप्लाइड पार्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और अप्लाइड पार्ट के साथ साथ उसका करंट अफेयर। ये आ गया टेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो टेक्नोलॉजी के पोर्शन को सेग्रीगेट कर लिया आपने कि जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो उसमें क्या करा था कि जितने भी एक छोटे छोटे टॉपिक है ना उनकी डेफिनेशन अलग से लिख ली थी मैंने डेढ़ पेज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या ना आप जब पढ़ोगे तो इसके यार एप्लीकेशन भी सेम है, इसके जो थ्रेट है वो भी सेम से लग रहे हैं आपको, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन करना होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने एक साथ तो रखी अपनी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को जब दोहराना होता है 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली वहाँ से डेढ़ पेज में पढ़ा और वहाँ से वो चीज़ हो गई। उसके बाद इसके एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन की एक लिस्ट तो रहेगी कि एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में, गवर्नेंस में और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें कैसे कैसे होता है। तो आपके पास काफ़ी सारे हेड्स हैं जिनमें आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो एक तो चीज़ वो हो गई कि हेड्स आपको याद रहने चाहिए 8-10। अब इसका एग्जाम्पल वहाँ लिखना है कि इस टेक्नोलॉजी का, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसका गवर्नेंस में क्या यूज़ होगा, उसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होगा, तो वहाँ उसके एग्जाम्पल लिखने हैं जो अभी करंट में हो रहे हैं। तो उनकी आप लिस्ट तैयार कर लीजिए उस हिसाब से। तो अगर आपने वो चीज़ें ऐसे बना रखी है कि डेफिनेशन अलग से हो गई, अब आप एप्लीकेशन पार्ट पे आ गए, सेकंड हेडिंग डाली आपने इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में भी आपने हेड डिवाइड कर लिए, ये एआई के हो गए, हेड सबके सेम है, एआई के ये एग्जांपल हो गए, इसके नीचे जो एग्यूमेंटेड रियलिटी का लिख लिए या ओटीटी के लिख लिए या फिर जो भी बिग डेटा आ गया या जो भी आपके इसमें कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्रिप्टो करेंसी है, तो इन सब के, सोशल मीडिया है, तो इन सब के वो एप्लीकेशन लिख लिए। अब इनका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि एथिकल रूप से गवर्नेंस में, या इसका जो टेक्नोलॉजी है वो भारी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या फिर इसके रिसाइकिल की व्यवस्था नहीं है वो, या फिर जो ह्यूमन है उसकी जॉब को खतरा है, तो आप उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिए। और तो वो कॉमन भी रहेंगे खतरे लगभग लगभग, लेकिन उसमें कोई जनरल जो स्पेसिफिक है उसको उस टाइम ऐड कर दीजिए, तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये बड़ा सिलेबस दिख रहा है, इसको आप शॉर्ट में कर लीजिए। अब मेन टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, तो जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी है कि प्रक्षेपण यान के बारे में पता होना चाहिए, स्पेस जो मिशन है उनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो आपके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके अलावा आप करंट अफेयर को ऐड करना है। करंट अफेयर में जैसे आदित्य 11 मिशन है, तो आदित्य 11 मिशन के बारे में आपके पास 7-8 पॉइंट होने चाहिए। तो 2023 में आ गया था जैसे, तो किसी ने नोट्स बना रखे उसमें 7-8 पॉइंट है, वो आप लिख के आ जाओ, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इस बार जैसे इंपॉर्टेंट है निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो उसके पास उसके लिए आपके पास 7-8 पॉइंट होने चाहिए ताकि आप वहाँ आके लिख सको। कहीं पर डिफरेंस है पीएसएलवी जीएसएलवी के बीच में, तो आपके पास डिफरेंस वाले नोट्स होने चाहिए। इनको बढ़ाना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं करना है। 4-5-6 पेज में स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म। नैनो टेक्नोलॉजी बेचारी छोटी सी है तो उसको उस हिसाब से खत्म कर दो। नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो जैसे ग्रेफिन हो गया, फुलरिन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब हो गई, तो ये जिसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 4-5 पॉइंट में। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो नैनो मटेरियल है उनके जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर लिखना था, तो आपके पास अलग से अगर बना रखें तो आप इजीली कर पाओगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अदरवाइज आप गूगल जाओ, गूगल पे डालो कार्बन नैनो ट्यूब एप्लीकेशन, तो उसमें आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश का कोई राह नहीं है, कहीं से भी ट्रांसलेट कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कुछ चीज़ें, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वहाँ पर आपको चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होगी टेक्नोलॉजी की। तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद एक डिफेंस टेक्नोलॉजी अपनी है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, डिफेंस में जो मिसाइल है उनको किस तरीके से पढ़ना है वो आप श्याम सर से बेहतर कहीं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो मिसाइल्स को जिस हिसाब से कैटेगराइजेशन किया है ना, वो बहुत ही शानदार है। मैंने अभी नोट्स देखे थे तो उनने उस तरीके से कर रखा कि किसी मिसाइल के बारे में आपको पता भी नहीं है ना, तब भी आप 5 पॉइंट लिख के आ जाओगे, तो 2 नंबर का तो आधा नंबर तो ले ही आओगे। इस तरीके से उन्होंने नोट्स डिज़ाइन कर रखे हैं, तो वहाँ से वो चीज़ देख लीजिए, स्पेस जो डिफेंस वाला है वो चीज़ है। और एक बार डीआरडीओ की साइट विजिट कर लेना यार, बहुत टाइम रहता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो वहाँ पर भी वो मिल जाएगी। इसकी बात कर ली, रोबोटिक्स वगैरह, ये तो चीज़ें वही है कि एप्लीकेशन पार्ट, डेफिनेशन और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो करना है। जो भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है तो उसकी लिस्ट आउट कर लीजिए आप। एनसीईआरटी में देखिए 9, 10, 11, 12 में किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है तो वो साइंटिस्ट का नाम देखा, उनने मेजरली किस फील्ड में काम किया है वो पता कर लो बस। जैसे 23 में आया था ये तो बर्डमैन और वाटरमैन वाला क्वेश्चन आया था टाइगर मैन और बर्डमैन, सलीम अली साहब और उनका, और आया था वर्गीस कुरियन मिल्कमैन वाला क्वेश्चन आया था, वो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो वहाँ से आपको चीज़ों को लिखना ही है बस, और कुछ नहीं करना। तो उनके आपके कीवर्ड पता होने चाहिए कि इनने मेजरली ये काम किया है और उसमें कौन सी फील्ड से थे, क्या काम किया है, या किसी
उस चीज़ के लिए कोई प्राइज़ मिला है उनको, नोबेल प्राइज़ या और कोई प्राइज़ मिला है, तो वो पता होना चाहिए। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी बात हो गई। तो इस तरीके से हमने 2 सेगमेंट ज्योग्राफी और साइंस टेक की बात कर ली। अब तीसरा सेगमेंट है अपना एथिक्स। एक मिनट। तो आरपीएससी में एथिक्स को पूछने का ट्रेंड था 2018 और 2021 में बिल्कुल अलग। 23 और 24 में इसका पूछने का जो ट्रेंड है ना वो बहुत बदल गया है। पहले आपको मिलता था कि सिलेबस का पॉइंट दिया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती थी। अब डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कुछ क्वेश्चनों में तो, और जो थिंकर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो और ही अलग लेवल के आ रहे हैं। तो अब इसको कैसे तैयार करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो बाकी सब्जेक्ट में मैं नहीं कहूँगा कि जो रिपीटर है वो अपने नोट्स बदले, लेकिन एथिक्स में आपको कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता ऐसे है कि जो टाइम के साथ चीज़ें अगर चेंज होगी तभी आप मार्क्स फेच कर पाओगे उसमें। तो 21 वाले और 24 वाले पेपर में आप खुद फर्क देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लिखना है। तो एथिक्स में भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड पेपर पूरा एग्जाम्पल का खेल है। साइंस, ज्योग्राफी, एथिक्स, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, स्ट्रीम स्पेसिफिक होंगे, उस हिसाब से देने पड़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य। ठीक है, तो मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में है। तो आप इसको देखिए, 3 चीज़ें दे रखी है, महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासक। तो इसको अटेंड करने का तरीका कैसे हो सकता है कि डायरेक्टली ह्यूमन वैल्यूज पे क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले तो आपके पास ह्यूमन वैल्यू की डेफिनेशन होनी चाहिए। ह्यूमन वैल्यू से पहले वैल्यू की डेफिनेशन होनी चाहिए कि वैल्यू क्या है। गूगल कर लो, कोचिंग के नोट्स देखो, कहीं से भी देखो, वैल्यू की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर ह्यूमन वैल्यू उसमें क्या ऐड हो गया, तो ह्यूमन वैल्यू में अलग से कुछ क्या ऐड करोगे वो पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आया कि ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन आया, या ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, या आया कि महापुरुषों से कौन सी ह्यूमन वैल्यूज सीखी जा सकती है, समाज सुधारकों को या प्रशासकों से कैसे सीखी जा सकती है। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बने। आपने ह्यूमन वैल्यूज सिलेबस का पॉइंट देखा कि ये पहला पॉइंट है ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, क्या होती है, क्या होते हैं मानवीय मूल्य। तो इसका जवाब आपको देना है इसकी डेफिनेशन से। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको लिस्ट आउट करना है। कैसे अचीव किया जा सकते हैं, अर्जित किए जा सकते हैं, मानवीय मूल्य को कैसे अर्जित किया जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने सिलेबस में 3 चीजें दे रखी है, महापुरुष और प्रशासक और समाज सुधारक। तो एक ये हो सकता है, एक पूछ सकते हैं कि अभी के एरा में जो टेक्नोलॉजी है, या दूसरा देखो ग्लोबलाइजेशन, इनके कारण जो मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वैल्यूज चेंज कैसे हुई है सोसाइटी में। चेंज जैसे कि जनरेशन के कारण, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आओ तो आप वैल्यूज में चेंजेज होता है। ठीक है, तो वो कैसे हुआ। तो आपके पास एक टॉपिक एक था ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उससे आपके दिमाग में क्वेश्चन काफ़ी सारे बने कि क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको अचीव किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, वैल्यूज ओवर द टाइम कैसे चेंज हुई है, कि जैसे कि हमारे दादा परदादा थे उनकी क्या वैल्यूज थी, अभी क्या वैल्यू सिस्टम हो गया है, सोसाइटी में किस टाइप की वैल्यू सिस्टम बन गया है, क्या ये समाज के लिए अभी खतरा है या सोसाइटी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रही है। तो इस टाइप के आपके पास मतलब कि कुछ सवाल उठे जब ह्यूमन वैल्यू का नाम आया। ये 3 पॉइंट ही अपने सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो इन सब के आपको जवाब देने हैं। तो आपके नोट्स में अभी नहीं होंगे, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो आपको अपने नोट्स को इसी तरीके से फॉर्मेट करना है। अब इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो कंटेंट के लिए आप कोचिंग के नोट्स उठाइए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं उठाइए, आप मैं तो कह रहा हूँ एक टॉपिक के लिए 3 कोचिंग के नोट्स सामने रखे। गूगल है, गूगल को रखा, तो गूगल में रखा, ह्यूमन वैल्यू डाली, डेफिनेशन देखिए, तीनों में जो सिंपल और सटीक लिख रही है उसको लिख लो।
तो डेफिनेशन खत्म हुई। कौन कौन से होते हैं, 5-10 की लिस्ट बना लो कि कहीं भी क्वेश्चन आए ह्यूमन वैल्यू का तो मुझे 10 वैल्यू लिखनी है। अब उनको याद करने के लिए आप कोई एक्रोनियम बना लो, कुछ भी बना लो, वो चीज़ अलग है। फिर कैसे अर्जित कर सकते हैं, ये टॉपिक आ गया। अब इस आंसर को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप महापुरुष का नाम लिखो, उसके आगे लिखो कि कौन कौन सी वैल्यूज उनसे आपको सीखने को मिलती है। एक प्रशासक का नाम लिखा, उस हिसाब से लिख ली। समाज सुधारक लिखा, उस हिसाब से लिख ली। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया। अगर केवल महापुरुष का आया तो मैं 5 महापुरुषों के नाम लिखूंगा, इन कौन कौन सी वैल्यूज लिखी। प्रशासक का नाम लिखूंगा, ये कौन सी वैल्यू सीखी। समाज सुधारकों का नाम लिखो, कौन सी वैल्यूज सीखी। तो ठीक है, एक तो फॉर्मेट ये हो गया। एक आप वैल्यू ले लो कोई, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, या इंटीग्रिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। अब आपको लग रहा है कि कौन सा जो महापुरुष या प्रशासक था उसकी इंटीग्रिटी से आप इंस्पायर हुए हो, आपको अच्छी लगती है, तो उसका आप एग्जाम्पल लिख दो। और कोई घटना याद आ रही है तो वो लिख दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप एग्जाम्पल लिखोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा रिलेटिव हो जाएगी, उसमें रिलेटेबल हो जाएगी। तो 2 फॉर्मेट हो गए, देखो, अलग अलग लिख दो या वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को लिख दो। अलग अलग तैयार करोगे तो उससे अगर सेपरेट क्वेश्चन आया तो उसमें लिखने में आसानी होगी, और कंबाइंड तैयार करोगे तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा आपका। जब 10 नंबर में आप लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा वहाँ पर कि आपने वैल्यू के हिसाब से चले, और इस हिसाब से भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है, तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़े हैं, तो उस हिसाब से आपको सेग्रीगेट करने। उसी हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, वो चीज़ हो गई। एआई का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी में आ गया, वो वैल्यू कैसे चेंज हुए हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या वैल्यू सिस्टम अलग अलग पीढ़ियों में कैसे होता है, ठीक है। या किसी मतलब महापुरुष है उसका वैल्यू सिस्टम मतलब कि अलग अलग पीढ़ी को कैसे इंस्पायर करता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का जो स्ट्रगल था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, तो अलग अलग जो जनरेशन थी, अलग अलग जो वर्ग थे, उनको कैसे प्रभावित किया था। तो वो इस हिसाब से क्वेश्चन को आपको फॉर्मेट करना है। आंसर देखो सबको पता है, लेकिन आप जब पढ़ते टाइम ही चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करके चलोगे ना, तो इजीली आप वहाँ पर लिख पाओगे, और जो आसपास की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप उसमें बना पाओगे। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उस टॉपिक की, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको कर सकते हो। उसके बाद ये आ गया टॉपिक, परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं के मानवीय मूल्य किस तरीके से विकसित होते हैं। तो पहला वो हो गया, सेकंड वाला इसमें मानवीय मूल्य में ये टॉपिक है। तो इसमें आपको एक तो हर एक जो स्टेक होल्डर है उसका पता होना चाहिए कि परिवार में कौन कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, किस मतलब कि जो पार्टनर होता है, वो चीज़ हो गई। तो ये 5-6 चीज़ें हो गई। इन चीज़ों के बाद अब कौन सी वैल्यू किससे मिलती है, ठीक है। जैसे मम्मी है तो उससे सेक्रीफाइस मिलेगा कि वो अपने आप को जो बलिदान मतलब कि समर्पण करके रखती है, तो डेडिकेशन मिलेगा। पिता है तो उसे करेज मिलेगा, या सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे खड़ा रहना है, वो मजबूती आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने, तो उन वैल्यूज़ की लिस्ट बना लीजिए कि पापा से ये सीखने को मिलता है, मम्मी से ये, भाई बहनों से जो शेयरिंग है वो चीज़ें सीखने मिलती है, दादा दादी से क्या सीखने को मिलता है, जो स्पाउस होता है उससे क्या सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ें आप, या किस टाइप का वो सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो चीज़ें आपने लिस्ट बना दी इस तरीके से। समाज में, तो समाज वाला टॉपिक होता है उसमें थोड़ा वाइड आ जाता है कि समाज में अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया एक तो, ठीक है। दोस्त भी आ गए, समाज के लोग भी आ गए, और बाकी चीज़ें भी आ गई, और अलग अलग जो कम्युनिटी होती है वो भी चीज़ आ गई। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो किसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो विष्णु कम्युनिटी आप डाल दो वहाँ पर। हैप्पीनेस के लिए भूटाना आप डाल दो, ठीक है। और तो मार्शल कोर्स है करेज के लिए, तो आप डाल दो गोरखा डाल दो, या मार्शल जो रेसेज है उनके बारे में डाल दो। तो इस तरीके से वाइड एग्जांपल रखिए आप, ठीक है। खुद को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि ये नोट्स है इन्हीं में से मैं लिख के आऊँगा, नहीं। आप गूगल कीजिए, आप वीडियोस देखिए, आप 2-3 कोचिंग के नोट्स देखिए, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्जाम्पल मुझे मिल रहे हैं, और एग्जाम्पल भी रिलेटिव होने चाहिए कि जो अभी करंट में भी कुछ चीज़ें चल रही है, किसी को समझ में भी आनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपने सामाजिक वैल्यू लिख ली, कैसे कैसे आप अर्जित करते हो, कैसे विकसित करते हो, या समाज का क्या रोल होता है व्यक्ति की जो वैल्यू सिस्टम है उसको डेवलप करने में, तो वो आंसर आप उसमें लिख सकते हो। शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्य में, शैक्षणिक संस्थाएं तो करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम दोनों एक्टिविटी होती है वहाँ पर, और एक सबसे बड़ा सेगमेंट होता है टीचर, ठीक है। तो करिकुलर एक्टिविटी से एक स्टूडेंट क्या क्या सीखता है, अगर हिस्ट्री पढ़ेगा तो क्या सीखेगा, मैथ पढ़ेगा तो क्या सीखेगा, टेक्नोलॉजी पढ़ेगा तो क्या सीखेगा, फिलोसफी पढ़ेगा तो क्या सीखेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स खेलेगा तो लीडरशिप सीखेगा, शेयरिंग सीखेगा, एनसीसी सीखेगा तो एडवेंचर्स करेगा, एनएसएस सीखेगा तो सोशल सर्विस है उसकी भावना उसमें आएगी। और एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और कौन कौन सी चीज़ें है उसकी वो लिस्ट बना लो। टीचर से क्या क्या सीखता है बच्चा, वो चीज़ बना लो कि भेदभाव नहीं करना, सभी बच्चों को समान रखना, पंक्चुअलिटी है, ये सब चीज़ें आ रही, तो वो एक लिस्ट बना लो आप, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इजीली आप उसमें लिख सकते हो। तो मानवीय मूल्य वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद ये 3 टॉपिक है, रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए, और
इसका प्रशासन में क्या यूज है, तो 2 चीज़ें ये होगी। अब इनके कोई करेक्टरिस्टिक्स है तो वो देख लीजिए, और ये अवधारणा कहाँ से आई है वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ें आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आया आप इसमें इजीली लिख सकते हो। उसके बाद निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। एक तो पब्लिक जो एथिक्स होती है, एक पर्सनल एथिक्स होती है। तो लाइफ होती है, उसमें एथिक्स की क्या भूमिका है, ठीक है, आप कितने इथिकल हो, तो पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में, तो उसकी क्या भूमिका है, उसके ऊपर जो आता है, तो वो अलग मतलब कि टॉपिक आपको क्लियर करना है। इसमें प्रशासक का जो आचरण होता है वो भी प्रभावित होता है। देखो पर्सनल लाइफ में व्यक्ति कैसा है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होता है, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है और दोनों को आप सेपरेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो टोटली सेपरेट किया जा सकता है पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स को, या पर्सनल और पब्लिक लाइफ को, तो वैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका अभी मैं आपको मॉडल आंसर दिखाता हूँ। तो इससे प्रशासक का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रशासक का आचरण कैसा होना चाहिए। मूल्य एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति, जो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट को, तो उसके बारे में ये बात की हुई है। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सत्यनिष्ठा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है। बाकी मन वचन कर्म से तो जो चीज़ें करना है वही सत्यनिष्ठा है। तो ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठा में क्या फ़र्क है वो पता होना चाहिए। दार्शनिक आधार है, तो वो कौन कौन से दार्शनिक आधार है, 4-5, वो आपके पास पता होना चाहिए, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। मान लो कि सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधारों के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपके 5 पॉइंट तैयार है, 5 पॉइंटों के बारे में 5-5 2-2 3-3 लाइनें तैयार है, तो लिख के आओ, नंबर आएंगे उसमें। तो एक ये हवा भी मार्केट में है कि एनालिटिकल पेपर आ रहे हैं, एनालिटिकल पेपर आ रहे हैं। अरे भाई एनालिटिकल पेपर कहाँ से आ रहे हैं, सिलेबस ही नहीं है एनालिटिकल। 4-5 क्वेश्चन आ गए 10-10 नंबर वाले पूरे 4 पेपरों में, तो उसे एनालिटिकल थोड़ी हो गया। फैक्चुअल पोर्शन आ रहा है, उसको भी तो तैयार कीजिए। फैक्चुअल की करके आ जाओगे तब भी 208 की कट ऑफ तो कवर हो जाएगी। तो उनके पीछे भागने से अच्छा है कि जहाँ ज़्यादा मार्क्स फेच कर सको वहाँ जाओ, ठीक है। तो एथिक्स में क्या करना है, आपको नोट्स उठाने हैं, आपको गूगल देखना है, आपको और भी चीज़ें देख सकते हो जहाँ से आप कंफर्टेबल लगो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत देखना कि वहाँ पर एक ही टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं उनमें। अब बात कर लेते हैं जो हम एक बात कर रहे थे एथिक्स वाले टॉपिक पर। जैसे कि ये मेरा नोट्स है, तो रित क्या है इसका एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि जो रेलेवेंस क्या है, ऋण क्या है, टाइप्स ऑफ ऋण क्या है, उसके बाद देखो राइट और ड्यूटीज में अंतर क्या है, मैंने ये लिख रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा कि लीगल राइट आर कोरिलेटिव ऑफ लीगल ड्यूटीज़। इसलिए जॉन ऑस्टिन का है फंडामेंटल राइट के बारे में है, ड्यूटीज़ आर टू साइड ऑफ, ड्यूटी और राइट है दोनों टू साइड ऑफ कॉइन होते हैं। तो इस हिसाब की लाइन होनी चाहिए। गुड क्या है, रिलेटिव गुड क्या है, एब्सोल्यूट गुड क्या है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो उसमें। जो मूर की उदाहरण है गुड के बारे में वो चीज़ हो गई। मॉरल वर्च्यूज़ क्या है, डिफरेंस क्या है ड्यूटी और वर्च्यू में, और रेलेवेंस क्या है सिविल सर्वेंट की लाइफ में वर्च्यू का, तो डिसीजन मेकिंग में काम में आता है। फोर्टिट्यूड होता है, इक्वलिटी के लिए होता है, टेम्परेस और मॉडरेशन किसके लिए यूज होता है, वो चीज़ें हो गई। अब ये क्वेश्चन है कि कैन एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप बी कंप्लीटली सेपरेटेड। तो ये क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्टली न तो इसको एग्री करना है न डिसएग्री करना है, आपको दोनों पक्ष उसमें रखने हैं, आपको दोनों पक्ष उसमें रखने हैं। तो देखो नहीं वाले में मैंने क्या लिख रखा है, ये 5 पॉइंट लिख रखे हैं। और लेकिन कुछ केसेस में ये नेसेसरी भी है, जैसे प्राइवेसी का मामला हो या पर्सनल चॉइस जो आइडियोलॉजिकली है, प्रेफरेंस का मामला हो, तो ये चीज़ें हो गई। तो दोनों पोर्शन रख दिए। अब इसको आप है ना कंक्लूड कर दो कि कुछ सिचुएशन में आपको मतलब कि नॉर्मली तो आप उसको है ना सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको करनी ही पड़ेगी। फिर ये चीज़ें हो गई। एटीट्यूड क्या होता है, ये चीज़ हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, वो चीज़ हो गई। तो इस हिसाब से हैं। तो ये मैंने कहाँ से तैयार किए थे, मेरे तो यूपीएससी के कुछ नोट्स थे, तो बेसिक चीज़ें वहाँ से हो गई। लेकिन यूपीएससी के और आरपीएससी के एथिक्स के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो जो चीज़ें वहाँ से हो सकती थी मैंने वहाँ से की। उसके बाद जो चीज़ें वहाँ नहीं थी तो उनको मैंने यहाँ की 1-2 कोचिंग के नोट्स उठाए, वहाँ से किया और गूगल से किया चीज़ों को, और अपने नोट्स इनमें बना लिए थे, ठीक है। तो चीज़ों को गूगल भी कर लिया करो, वहाँ पर कई बार ये अंतर वाली चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, तो वो भी देखना है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, उसकी डेफिनेशन है इंटीग्रिटी की कि कंसिस्टेंटली बिहेव इन ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ऑनर्स वंस कमिटमेंट एंड वर्क्स टू अपहोल्ड द पब्लिक सर्विस वैल्यूज। तो ये चीज़ उसकी डेफिनेशन हो गई। ये रिफॉर्मर्स वाला बता रहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक जी, और जो वुमेन्स के बारे में कौन कौन सी किसने बात की। फिर जो वैल्यूज़ थी उनके अलग से ऐसे कीवर्ड बना लिए थे निमोनिक्स वगैरह, ताकि आप उनको इजीली याद कर सको।
ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गए कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ से लेगी, दिल्ली मेट्रो वाला श्रीधरन जी थे, या जो कृष्ण सागर जो डैम है विश्वेश्वरैया जी वो हो गए, किरण बेदी जी का एग्जाम्पल दे दिया। इस एक फॉर्मेट की बात की थी हमने कि वैल्यूज लिख ली उनके सामने, उनके जिन जिन से इंस्पायर हुए वो चीज़ें आप कर सकते हो उसमें। फैमिली वाला हो गया, ये देखो जैसे पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है अलग अलग, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और परमिसिव, मदर से क्या सीखा, फादर से क्या सीखा, ग्रैंड पेरेंट्स से, सिबलिंग से, स्पाउस से, और मेथड कौन कौन से हो गए कि अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है कि बच्चा देख के सीखता है, वो चीज़ें हो गई, और प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ हो गई। इस तरह सोसाइटी आई तो सोसाइटी में लव, नॉन वायलेंस और हेल्पिंग नेचर है, ये वैल्यूज़ है। तो ये आपको तिब्बत की, इंडियन सोसाइटी और बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसे, जैनिज्म, उससे देख सकते। करेज है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, गोरखा है, वहाँ से देख सकते हो। करप्शन फ्री न्यूजीलैंड का आप एग्जांपल देख सकते हो। हैप्पीनेस के लिए भूटान का एग्जांपल देख सकते हो, और इन्वायरमेंट के लिए बिश्नोई कम्युनिटी को देख सकते हो आप। इस तरीके से एजुकेशन में करिकुलम, नॉन करिकुलम और टीचर्स हैं। और ये बुद्धिज्म जो अपना सिलेबस में आगे आएगा कि अलग अलग जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनसे कैसे सीख सकते हो, तो बुद्धिज्म से ये वैल्यूज मिलती है। तो ये लिस्ट बना ली हमने, ठीक है, ये लिस्ट बनाई, इनके बारे में कैसे कैसे ये रिलेवेंस है तो वो भी पता हो गया आपको, अपने को। और हिस्ट्री का भी टॉपिक तैयार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऑफिस एथिक्स पे सिलेबस पे आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक अपना हो गया। अब आगे भागवत गीता है। भागवत गीता नोट्स उठाइए, वहाँ से देखिए, जो जो मेजर कॉन्सेप्ट है उनको वहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए और उनको लिख लीजिए। और अगर उनका कोई एग्जाम्पल सेट हो रहा है तो वो लिख लीजिए, या उनका रेलेवेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में। डेफिनेशन और रेलेवेंस, जैसे लोक समग्र है, निष्काम कर्म है, तो डेफिनेशन हो गई, और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज होंगे वो चीज़ हो गई। या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर में वैल्यूज डेवलप हो रही है, तो उन वैल्यूज के नाम भी लिख लीजिए कि इस जो कॉन्सेप्ट है इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटर में ये वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, इसी कारण वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसको इस तरीके से यूज कर सकता है। इस गीता हो गया, गांधी हो गया, तो गांधी की जितनी भी चीज़ें हैं, 7 पाप हो गए, तालिस्मान हो गया, तो उन चीज़ों के बारे में अपने को याद भी रहनी चाहिए, और वो कैसे प्रशासन में यूजफुल है। ये टॉपिक को अभी हम बात करते हैं 1 मिनट के बाद में, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं और ये डील नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व और चुनौतियाँ, तो इनके आपको नोट्स बनाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, डेफिनेशन रखनी है। और नैतिक चिंता है, कौन कौन सी चिंताएं हैं, कैसे सोल्व करोगे, द्वंद्व क्या होता है, कौन कौन से द्वंद्व है, कैसे कैसे हो सकते हैं सोल्व, वो पता करना है। चुनौतियां कौन कौन सी हैं, वो चीज़ें हो गई। और डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो वो तैयार करना है। और डिसीजन मेकिंग के लिए क्या प्रोसेस होती है, और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है डिसीजन मेकिंग को वैल्यू सिस्टम डेवलप करके, वो पता करना है। सामाजिक न्याय का होती है सोशल जस्टिस, वो पता होनी चाहिए आपको। मानवीय चिंताएं, शासन में जवाबदेही और नैतिक आचार संहिता, तो आप बेसिक बेसिक चीज़ें नोट से पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएगी। एक तो है केस स्टडी वाला, और एक है ये वाला टॉपिक। तो केस स्टडी अभी तक पूछी नहीं है, इसका मतलब है कि पूछी नहीं जाएगी, ये नहीं, कदे ही नहीं है ये, तो पूछी जा सकती है, और जिस दिन पूछी जाएगी वो 10 नंबर में आएगी, ये भी ध्यान है अपने को। तो केस स्टडी को कैसे सोल्व करते हैं वो एक डिफरेंट क्लास में पूरी प्रोसेस देख लेंगे हम, कि केस स्टडी को कैसे 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 किस किस सेगमेंट में सोल्व करते हैं। जब आंसर लिखते हैं तो किस तरीके से वो आंसर लिखा जाना चाहिए, कि स्टेक होल्डर आपको कैसे बचाने हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन होते हैं, कौन से ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो, तो उसके पीछे आपको आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि ये ऑप्शन मैंने चूज किया तो ये आर्ग्यूमेंट थे, उसमें कौन सी वैल्यू सिस्टम है, वो जो वैल्यूज है वो इन्वॉल्व है, उनके बारे में देना पड़ेगा। कंक्लूड भी हमें उसको करना पड़ेगा, तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। अब आ गई भारतीय और विश्व के नैतिक चिंतक और दार्शनिकों का योगदान। तो विश्व के दार्शनिक हम बहुत पढ़ते हैं, अरस्तु, प्लेटो वगैरह, और इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है, इनसे अभी बाहर गया नहीं है, तो ये तो हमें को याद करना ही है, ठीक है, ये हमने याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया वाले में क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने दार्शनिक तो पढ़ रखा है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन आया वो हम भूल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हो उसको तो बहुत शानदार पढ़ना है, वो पढ़ लिया आपने, अब उससे हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। देखो रविंद्रनाथ जी टैगोर है, उनके बारे में पूरा हम कभी नहीं पढ़ सकते, पूरा हम कभी नहीं पढ़ सकते, वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ जी का नाम आ गया, ये कॉन्सेप्ट दिया, तो कॉन्सेप्ट के नाम से मैं क्या समझ पा रहा हूँ, एक चीज़ तो वो होगी। और रविंद्रनाथ जी ने इस टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कहा था क्या जो हमारे नोट्स में है, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप लिख दो। अदरवाइज अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है तो मुझे लग रहा है कि कोचिंग वाले है वो इसमें और थोड़ा रिसर्च करेंगे
और उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे तो क्या पता अगली बार उसमें से आ जाए, क्योंकि हम लेके बैठे अगर भारत के दार्शनिकों को तो 1 साल निकल जाएगी और पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसके लिए टोटली कोचिंग पर डिपेंड होना चाहिए, या फिर जो जो मेन थिंकर है एक बार उनकी जो गूगल करके विकिपीडिया पर हल्का फुल्का हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उनको देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए अपने आप। उनको फैक्ट को रटने के बजाय कुछ कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट उनने मेजर कॉन्सेप्ट दिए हैं वो तो कोचिंग के नोट्स में होते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनसे आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो ये चीज़ होगी। लेकिन एथिक्स पूरा समझ का गेम है, पूरा समझ के कीवर्ड लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों जो यूनिट है उनकी हमने बात कर ली। आप आज आगे के भी सेशन में कोई डिटेल में कोई स्ट्रेटेजी होगी या चीज़ें जैसे जैसे करनी है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो इसके साथ में आज क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।